थैंक यू। थैंक यू सभी को। और नलिनी मैम नमस्कार। और सभी ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स को नमस्कार आप सभी को। तो आज आज हम लोग क्या करते हैं ना, मैं हमेशा पिछले सेशन में भी मैंने आज के ही दिन बताया था कि जो देशभक्ति होती है ना, ये हम नॉर्मल सिविलियंस जो होते हैं उनके लिए एक दिन की होती है। कि आज बहुत सारे गाने याद आते हैं, आज अपना झंडा याद आता है ना, और थोड़े से देशभक्ति के गीत सुनाई देते हैं तो थोड़ा सा जोश भर जाता है ना। और फिर कल से सेम रूटीन हो जाता है। लेकिन आज के दिन ना, जैसे कि मैंने माधवी को बताया भी था कि आज का दिन ना ग्रेटिट्यूड करने का है। उन लोगों को जो लोग हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान देके गए। आपको शायद पता नहीं है कितनी कोशिशों के बाद ये हमें आजादी मिली है। और उसकी हमें वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि अपना देश होता है। जो लोग बाहर रहते हैं ना, उन्हें ये चीज पता होती है कि अपने देश की हवा, अपने देश की मिट्टी वो क्या है, वो उसकी वैल्यू क्या है, उसकी कीमत क्या है। और आप जैसे बार बार मास्टर्स के मैसेज में सुन रहे हैं कि जो इस देश में जन्म लेना ही एक आपकी, जो समझिए, बहुत सारे पुण्य कर्मों का उदय होना, यहाँ जन्म होना, है ना। क्योंकि यहाँ जो है वो मिट्टी में ही जो एक संस्कार है, एक परंपराएं हैं, ऋषि मुनियों की वाणी है इन हवाओं में, उनके किए हुए होम हवन यज्ञ हैं, उनके दिए हुए जो संवाद हैं, वो सारे यहाँ की हवाओं में हैं। और आप कहाँ पे सांस ले रहे हैं? ऐसी भारत भूमि में सांस ले रहे हैं। तो इसीलिए मास्टर्स, आज के दिन के लिए अपने मन में चाहे कोई भावना आए ना आए, लेकिन ग्रेटिट्यूड की भावना जरूर आनी चाहिए हम सबके मन में। कि आज हम भारतीय हैं कह के जो हमारे अंदर एहसास जगता है, जो एक जोश जगता है अपने देश के लिए, वो किसने हमें दिया, किन की कोशिशों से आया। क्योंकि बहुत बहुत सालों तक हम जो है गुलाम रहे हैं दूसरों के। और उस गुलामी की जिन्होंने दास्तां देखी है, जिन्होंने उसे सहा है, उन्होंने जो है अपने जन्म क्रिएट किए हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने, है ना। और आज जिनकी मैं राइटिंग आपको सुनाने वाली हूँ, वो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की जो रानी, है ना, उन्होंने भी ये सब देखने के बाद अपना जन्म क्रिएट किया। और एक नहीं, दो दो जन्म क्रिएट किए उन्होंने। भारत में जो है, एक तरह से सोचो, पहले दास्तां देखी कि जो गुलामी की चीजें थी, जो बेड़ियां लगी हुई थी माँ को, हमारी भारत माँ को, वो देखी उन्होंने। उसके बाद जो है ये अपना ये वाला जन्म लक्ष्मीबाई का क्रिएट किया। उसके बाद जो है एक जन्म उन्होंने और क्रिएट किया, जो मैं आपको राइटिंग में बताऊंगी, जब आप हैरान हो जाओगे। तो वो दो जन्म उन्होंने इसके लिए क्रिएट किए। तो सोचिए कि ये धरती जो है उन लोगों की वजह से हमारे पास है, हमारी है, हमारा भारत हम कह पाते हैं, जिन्होंने अपने जन्म ही इसी के लिए क्रिएट किए कि उन्हें आजादी की हवा में सांस लेनी थी। इसीलिए जो है उन्होंने अपने लिए बलिदान दिए हमारे लिए। सोचिए कि कितनी छोटी छोटी उम्र के बच्चों ने हमारे लिए फांसी पे चढ़ गए, वो लोग गोलियां खा ली उन्होंने, है ना। तो क्या आज हमारे अंदर ये जज्बा है? बहुत सारी वाइब्रेशन फील हो रही है जब मैं ये बात कर रही हूँ। तो क्या हमारे अंदर ये जज्बा है? आज हम ये कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए क्या होगा, पहले मैं और मेरा परिवार होगा, है ना, कि मैं पहले उसको देखूं, मैं मेरे को देखूं। तो हमारे जो आज का ग्रेटिट्यूड है ना, वो उन फौजियों के लिए भी है जो बॉर्डर पे खड़े हैं हमारे, है ना। जो बहुत सारे लोग जो है अपनी नींदें जो है खो देते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड का है। उनकी वजह से हम ये दिन जो है इतनी शांति से बिता पाते हैं। खास तौर पे ये 15 अगस्त और जो 26 जनवरी, इस तरह के जो बड़े बड़े हमारे, एक तरह से हम तो त्योहार के रूप में ही मनाते हैं ना। हम उन्हें डे वाइज थोड़ी गिनते हैं। हम हमें तो कहते हैं 15 अगस्त आ गया, अब चलो अब एक छुट्टी मिलेगी, थोड़ा एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ये दिन होता है हमारे लिए। लेकिन ये दिन जो है फौज के लिए बहुत ज्यादा जो है सेंसिटिव दिन होता है। उस दिन उनके लिए ज्यादा उनकी ड्यूटीज होती है, ज्यादा उनके लिए वर्किंग होती है। तो एक ग्रेटिट्यूड उनके लिए भी जरूर होना चाहिए हमारी। और ये आज के लिए नहीं होना चाहिए, ये डेली रूटीन में होना चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए वो वहां खड़े हैं जहाँ पे हम आज खड़े भी नहीं हो सकते, है ना। -50-60 डिग्री टेम्परेचर में वो लोग कपड़े इतने मोटे मोटे पहन के अपनी गन्स लेके वहां पे खड़े रहते हैं, है ना। वो उन्हें वैसी जगहों पे ड्यूटी है जहाँ पे उनके लिए रोटी खाना भी मुश्किल है, बर्फ है, कई ऐसी जगह है जहाँ पे तापमान 50 से भी ऊपर है, वहां पे वो लोग खड़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन जो है छुट्टी का ना होके ग्रेटिट्यूड का दिन होना चाहिए, जब पूरे दिन आपके अंदर, और उसके बाद जो है लगातार हमेशा ये भावना रहनी चाहिए। तो अभी हम जैसे सॉन्ग सुनते हो तो कैसे जोश आता है ना हमारे अंदर आज के दिन के लिए। उसके बाद वो जो है
कल से नहीं बजेंगे, ना बजेंगे, ना सुनाई देंगे, ना आप गौर करोगे। तो अगर आप देखो कि लता जी का जो गाया हुआ गाना है, जिसपे लता जी की राइटिंग में भी मैंने कहा था कि वो बिना रोए कैसे उसको गा पाई होंगी, मैं आज सोचती हूँ कि हम अगर उस गाने को आज भी सुनते हैं तो हमारी आंखें गीली होती है ना। तो आप ये समझिए कि वो बलिदान का जो उसमें सीन क्रिएट किया गया है वो कितना बड़ा है ना। संगीन पे धरकर माथा सो गए अमर बलिदानी, है ना। तो आप भी आज भी उसे गाओगे ना या सुनोगे तो पूरी वाइब्रेशन फील करोगे उसकी, है ना। वो जो एक बलिदान है उनका। अब अगर जो गानों पे आएंगे तो बहुत सारे मैंने ऐसे, मुझे ऐसा लगा कि जैसे आज के दिन हमें कौन कौन से गाने अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले तो एक लाइन है जो हमें अच्छी लगनी भी चाहिए कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, है ना। जब बाहर जो लोग बसे हुए हैं ना उनसे पूछो इस बात को कि वो जब ये लाइन बोलते हैं ना तो कैसे वो भरते हैं प्यार में, तरसते हैं अपने देश आने के लिए, है ना। सालों साल नहीं आ पाते और जब आते हैं तो वो, अगर आपने फिल्में देखी हो तो वही सीन होता है कि उठा के पहले मिट्टी चूमते हैं कि हाँ आ गए हम। तो आज जो है जो लक्ष्मीबाई है मैं उनको पढ़ूंगी। और मनोज कुमार के गाने सुनो आप, है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, है ना। भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तो ये इतने मतलब ये मैं जो लता जी ने बताया ना कि वो जो सिंगर है, वो जो राइटर है, वो जो म्यूजिशियन है, वो एक मोक्षपाई आत्माएं हैं जो सीधा यूनिवर्स से कनेक्टेड है। उनके ही शब्द वो हमें दोहरा के बता रही हैं, वहां से ही उन्हें वो सारी चीजें मिल रही हैं। तो इसलिए जो है आज ही नहीं, आप रोज ग्रेटिट्यूड करिए हमारे उन लोगों के लिए जिनकी वजह से हम आज आजाद हैं, सांस ले पा रहे हैं अच्छे से, अपना भारत महान कह पा रहे हैं, है ना। तो ये रोज करना है, ध्यान में भी कर सकते हैं क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे योद्धा है ना, क्या कारगिल में आपको लगता है वही 50 के लोग जिनको मेडल मिले उन्होंने ही बलिदान दिया? नहीं। कितने लोगों ने दिया है, 500-700 से ऊपर लोग हैं। और मेडल कितनों को मिलते हैं? तो जितने भी लोगों ने दिया, मैं गिनती में नहीं जाएंगे हम, वो क्या अमर नहीं हो गए? उन्होंने नहीं चुना इस रास्ते को, तो ये हर सोल चुनती है, ये आज की राइटिंग में आपको पता चलेगा। तो जो राइटिंग में मुझे मिला है मैं वो आपको सुना देती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई के ना वंशज आज भी जिंदा है, अगर आपको लोगों को पता ना हो। जब मैंने उनके बारे में सर्च किया ना बाद में, राइटिंग के बाद में, तो मुझे पता चला कि उनके जो है एक कोई योगेश राव करके है उनके आपके समय के जो एक जनरेशन है उनकी, तो उसमें जो है मुझे जो मिला है ना उसमें ये मिला कि जो उनके वंशज है ना, आप ये देख लीजिएगा जितने भी लोगों ने बलिदान दिए, अपनी जान गंवाई इन चीजों में, उनको कुछ नहीं मिला हमारे भारत में। अधिकतर अधिकतर को कुछ नहीं मिला है ना। तो ऐसे ही वो भी हैं। अब इतनी बड़ी सोचो रानी के, वो अब आने वाली जनरेशन में इस समय वो है। और वो एक जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और वो नागपुर में शायद, ये मुझे नेट पे मिला है ना, मैं इसको कंफर्मेशन नहीं कर रही हूँ लेकिन ये नेट पे मिला है। तो वो जो है वहां पे रहते हैं ये नागपुर में। और वो कहते हैं कि जो हमें भी किला देखने जाना होता है तो हम टिकट लेके जाते हैं, मतलब जो उनका ही अपना है, उनको वहां पे एंट्री नहीं है, वहां टिकट लेके वो जाएंगे देखने के लिए। तो ये एक बहुत ही अजीब बात है कि जो ऐसे ऐसे लोग हैं ना, आप किन्हीं का भी, भगत सिंह का, आप ऐसे कितने नाम ले लो जिनके जिनके लोगों को कुछ नहीं मिला। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो मांग रहे हैं या वो कह रहे हैं, लेकिन हमारा क्या फर्ज था वो हमने नहीं निभाया। हमने उनके जाने के बाद उनके परिवारों की देखभाल नहीं की, है ना। तो ये ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनके पूर्वजों ने जो है आजादी में भाग लिया और आजादी की लड़ाई में, और वो अपने देश के लिए शहीद हो गए और उनको कुछ नहीं मिला। आज वो बहुत ही अजीब सी, मतलब जो मुझे लगता है कि आप सोचिए कि जिनकी झांसी ही पूरी थी उनको आज झांसी में जमीन नहीं होगी, हो सकता है, तभी तो वो नागपुर में रह रहे हैं ना। तो वो ये सब चीजें मैं कंफर्म नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये मिला है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि भगत सिंह के भी बारे में ऐसे ही कहा जाता है। तो जो मलाई मिली है ना वो किनको मिली है? जिनके पास नेम फेम पहले से ही था, उन्हें मिला है सब कुछ, है ना। तो और जब रानी झांसी की जब डेथ हुई थी, जब वो वहां वीरगति को प्राप्त हुई थी, तो उन्होंने जो उस समय वहां पे लोग थे उनमें एक दो साधु भी थे, उन्होंने कहा था कि मेरी बॉडी को है जो तुम तुरंत जला दो, ये अंग्रेजों को नहीं मिलनी चाहिए।
तो वहां पे उनका संस्कार हुआ था, वो सिविलियन जो वहां पे लोग थे जो उन्होंने किया था। तो और उनकी उम्र कितनी थी, सिर्फ 30 साल। 30 साल के अंदर ही वो शहीद हो गई थी। सोचिए, जब हमारी यहाँ की लड़कियां कुछ सपने ही देख रही होती हैं, और तब वो उस उम्र में वो शहीद भी हो गई अपने देश के लिए। तो ये सब चीजें बहुत ही अलग हैं। अभी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो कविता है कि बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो ऐसी ऐसी कविताएं लिखी गई हैं कि जो आज भी जोश भर जाता है जिनको सुनकर। तो उनकी आज हम राइटिंग यहाँ पे पढ़ेंगे। जब मैंने इनवाइट किया, ये राइटिंग मैंने कल ही की है ना। तो जब मैंने उन्हें इनवाइट किया तो मुझे वो दो रूपों में दिखाई दी। एक रूप में तो वो जो है और जो रानी झांसी का जो चेहरा मुझे दिखा ना, वो मतलब थोड़ा हैवी सा गोल, हल्का सा गोल चेहरा, थोड़ा सा बहुत गोरा नहीं था, नॉर्मल स्किन थी उनकी। और उन्होंने पूरे जो है अपने वो पहने हुए थे जो लड़ाई के टाइम पहनते हैं, टोप वगैरह था, हाथ में जो है तलवार थी उनके, वो यहाँ बाजूबंद पे कुछ लगा था। योद्धा की जो एक तस्वीर होती है ना, वो मुझे दिखी थी उनकी। और वो एक सिंहासन पे बैठी हुई थी। और जो दूसरा रूप दिखा, उसी सिंहासन पे एक लेडी, जो एक स्त्री सफेद कपड़ों में बैठी हुई थी, सर ढके हुए अपना। तो मतलब ये मुझे लगा कि ये उनकी आत्मा के दो रूप थे, योद्धा का और एक शांति का। मतलब अपना काम उन्होंने जैसा भी किया, उसके बाद वो अपनी शांति में है, मुझे ऐसा फील हुआ। तो ये दो रूप मुझे उनके दिखे। तो जो उनसे मुझे राइटिंग मिली, अब मैं वो पढ़ देती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, हम रानी लक्ष्मीबाई, कहिए क्या कहना है आपको, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आप शायद हमारे बारे में जानना चाहती हैं, हम रानी लक्ष्मीबाई हमारे बारे में क्या बताएं। क्या आप शायद जानती हैं कि हम कैसे पले बड़े। हम अपने पिता के घर पर जो है एक नॉर्मल लड़की की तरह, उन्होंने बोला कि मैं रही, जहां हम साधारण पुत्री की तरह रहे। और साधारण पुत्री की तरह रहे, लेकिन साधारण ना होकर उन्होंने कहा कि मैं एक योद्धा की तरह रही। वहां भी जो है उन्होंने कहा कि मैं एक योद्धा की तरह रही, क्योंकि हमें हमेशा से ही जो है ऐसे ही रहना पसंद था। क्योंकि एक वो समय था जब हर किसी के मन में देश प्रेम का जो उजाला था वो था, एक आस थी उनके मन में। क्योंकि जब आप जन्म चुनने की बात आती है आपके लिए, तो हमेशा से ही आप अपने समय की चुनौती को देखते हुए अपने लिए जो है कर्म भी चुनते हो। मतलब जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा ना, उन्होंने दास्ता देखी, उन्होंने देखा कि अन्याय हो रहा है। उसके बाद उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का जन्म क्रिएट किया। क्यों किया? क्योंकि उन्हें जो है इतना पैसा चाहिए था कि वो कहीं भी कुछ भी कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, एक रिच फैमिली में अपना जन्म क्रिएट किया। क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि गरीबी में या गरीब के घर में जन्म लेके वो ये काम नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने जो है एक बड़े लेवल पे ये जन्म अपना क्रिएट किया। ऐसे ही जो है उन्होंने कहा कि जब कर्म आपको करना होता है तो आप उसी तरह का अपने लिए आप जन्म भी चुनते हैं। तो उन्होंने कहा कि तो हमने भी उस समय की स्थिति और समय के अनुसार अपने लिए योद्धा की भूमिका चुनी थी। हमें किसी भी तरह अपने देश के सम्मान की रक्षा करनी थी, अपने जो है नागरिकों के सम्मान की रक्षा करनी थी। क्योंकि यही होता था ना, उन हमें भारतीयों को वो लोग कुछ नहीं समझते थे। जो हम पे राज करने आए थे ना, वो थे तो मुट्ठी भर। पावर कौन थी? हम ही पावर थे उनके, हमारे ही अपने लोग हम पे जुल्म करते थे उनके आदेश पे। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए मुझे जो है अपने देश की रक्षा करनी थी, अपने देश सम्मान की रक्षा करनी थी, अपने देशवासियों के सम्मान की रक्षा करनी थी। फिर उन्होंने कहा कि पर इसके लिए मुझे जो है बहुत मेहनत करनी थी। तो जो हमने बचपन से ही हम जो है इसके लिए अभ्यास करते थे, क्योंकि एक दिन यही हमारे काम आने वाला था। हम जब ये जो हम ब्याह कर, जब हम, उन्होंने कहा कि हम ससुराल गए, तब एक साधारण गृहिणी की तरह भी रहे कुछ दिन। पर कुछ समय बाद हमने देखा कि कुछ लोग षड्यंत्रों में शामिल है, मतलब साजिशें कर रहे थे राजमहल के प्रति। तो फिर उन्होंने कहा कि षड्यंत्रों में शामिल थे राज्य के प्रति, उन्हें कोई मोह ना था। देश के प्रति सम्मान तो दूर की बात थी, जब हमें इसकी भनक लगी तो हमने हमारे पति से
सभा में बैठने की अनुमति ली। मतलब वो बहुत छोटी उम्र में ब्याह गई थी, 10 11 12 साल की कुछ थी जब उनकी शादी हो गई थी। लेकिन वो जो है उनके हस्बैंड बहुत बड़े थे उम्र में, और जो उन्होंने जो है फिर वो सारी चीजें पहले तो नॉर्मल जो है गृहिणी की तरह रहने की कोशिश की। लेकिन उन्हें पता चला कि यहाँ पे बहुत सारा कुछ चल रहा है, और उसके लिए उन्होंने फिर जो है अपने हस्बैंड से, अपने पति से जो है सभा में बैठने की अनुमति ली। फिर उन्होंने कहा कि अ, भनक लगी तो हमने जो है अपने पति से सभा में बैठने की अनुमति ली, और धीरे धीरे हमने राजकाज में अपनी रुचि बढ़ाई और राज्य के लिए गए फैसलों में हम शामिल होने लगे। इस तरह से वापस अपने अभ्यासों में जुट गए, जो कि एक जो है वो जो था हम हमारा एक सहायक और शुभचिंतक था, जो उन्हें ये सारी चीजें बताया करता था। मतलब वो कह रही है कि इसलिए मुझे राजकाज में आना पड़ा, इसलिए मुझे जो है ये सब चीजें देखनी पड़ी, क्योंकि मेरा हमारे ही जो लोग थे, हमारे प्रति विद्रोही विद्रोही थे, तो उन्हीं के बीच जो थे हमारे सहायक और शुभ चिंतक थे। और वो बोल रही है कि ये जो मैं प्रैक्टिस करती थी ये सीक्रेट था। मतलब वो छुप के औरों से अपने महल के अंदर प्रैक्टिस किया करती थी, अपने कुछ सहायकों और शुभ चिंतकों के साथ। फिर वो कह रहे हैं कि हम जो है अपने वापस अभ्यासों में जुट गए, जो कि एक रहस्य था, हम और हमारे शुभ चिंतक ही ये जानते थे। फिर आप सबको पता है कि कैसे हम अंग्रेजों से लड़ पाए और कैसे हम वीर गति को प्राप्त हुए। ये सब बहुत ही दुखद रहा, क्योंकि हमें जो है अपने लिए जान का भय नहीं था, पर हाँ हमें देश हित की चिंता अवश्य थी। वो कह रही हैं कि ये दुखद मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे लिए दुखद नहीं था कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा। वो कह रही हैं कि मुझे देश की अपने चिंता थी कि मैं अपने देश का हित कैसे कर पाऊं। फिर उन्होंने कहा कि आपको पता है कि कैसे देश में कुछ लोग जो है नासूर की तरह देश को खा रहे थे। यही बात सुभाष चंद्र बोस ने भी कही थी, है ना। और इन्होंने किस तरह के शब्द कहे हैं देखो। इतनी वाइब्रेशन है इस समय, आप लोगों को भी फील हो रही होगी उनकी एनर्जी शायद, है ना। तो वो कह रहे हैं कि देश में कुछ ऐसे लोग थे जो देश को एक नासूर, नासूर क्या होता है, अपने आप ही वो आपके शरीर को खत्म करने लगता है, वो ठीक नहीं होता जल्दी, है ना। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो नासूर की तरह देश को खा रहे थे। और देशद्रोही ऐसे लोग हर समय रहे, जो कि देश में जब भी बगावत की चिंगारी सुलगी, तब तब ये देशद्रोही देश का साथ ना देकर उन मुट्ठी भर अंग्रेजों के साथ खड़े हो गए। वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि हमने जो है सबने कोशिश नहीं की मिलके। वो कह रही बहुत बार कोशिशें हुई। मंगल पांडे का अगर विद्रोह आपको याद हो, और छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे विद्रोह होते रहे जो नहीं भी पता है, जिनका तारीख में कोई लिखा नहीं गया कुछ भी। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन क्या होता था, जब भी कोई ऐसा विद्रोह होता था ना, उसके बाद जो है वो जो लोग थे जो नासूर थे हमारे देश के, जो हमारा हित नहीं चाहते थे, वो क्या करते थे, देश के विरोधियों के साथ खड़े हो जाते थे जाके। मतलब हमारे सीक्रेट, हमारे रहस्य, हमारी बातें उन लोगों को जाके बताया करते थे। और आपको अगर पता हो इतिहास का, बहुत सारे किले इसी वजह से जीते गए, जो अभेद किले थे वो इसी वजह से जीते गए, क्योंकि वहां अंदर रहने वालों ने जो है बाहर वालों को खबर की और रास्ता दिया। इसीलिए वो जो है बहुत सारे हमारे राजा जो है हार गए इस वजह से युद्धों में अपने। तो उन्होंने कहा कि वो जो है उस तरफ जाके खड़े हो गए, यही नमक हराम लोग हर देशभक्त के लिए। मुझे पता है बहुत रोना आ रहा है, ये मैं पढ़ रही हूँ लेकिन मेरी आंखें भर रही हैं, मुझे दुख हो रहा है इस बात का, है ना। आह, तो वो कह रहे हैं कि हर देशभक्त के लिए उसकी मृत्यु का सबब बने। मतलब यही मुट्ठी भर लोग, क्योंकि इन्होंने ही खबरें दी ना, कहाँ पे कौन छुपा हुआ है, कहाँ पे क्या चीज रखी हुई है। तो वो जब उनको पता चलती थी तो अंग्रेज जाके पकड़ लेते थे, सीधे गोली मार देते थे, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं थी, फांसी पे चढ़ा देते थे। तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे जो है देशभक्तों की मृत्यु का सबब जो है यही मुट्ठी भर लोग बने। फिर उन्होंने कहा कि आ, उनकी मृत्यु का सबब बने। हमें भी जो है अपने समय में, हमने हमने भी जो है अपने समय में ये सब देखा। और आप देखेंगे कि हर देशभक्त के लिए ऐसे ही लोग रास्ते का रोड़ा बने, है ना। ऐसे ही लोग, मतलब वो जो नमक हराम लोग थे, जो हमारे ही देश के अपने ही लोग थे और अपनों की ही जो है जड़ें काट रहे थे वो लोग। तो फिर वो कह रहे हैं कि ऐसे ही लोग जो है रास्ते का रोड़ा बने, वरना
अगर ये ना होते तो हमारा देश जो है उन मुट्ठी भर लोगों के चंगुल में रहता क्या। समय समय पर इतने विद्रोह हुए, क्या वो किसी तरह किसी शक्ति से कम थे? नहीं, वो बहुत शक्तिशाली थे। वो कह रहे हैं कि अगर ये मुट्ठी भर लोग ना होते तो क्या हमारा देश इतने समय तक जो है उन लोगों के गुलाम बने रहने के उसमें था? नहीं था, क्योंकि हमारे देश में बहुत शक्ति थी, बहुत शक्तिशाली आत्माएं यहाँ पे थी, और बहुत सारे शक्तिशाली विद्रोह भी हुए थे। लेकिन उनको उनकी उन्हीं हमारे ही लोगों की वजह से वहां पे जो है हार मिलती रही लगातार। फिर वो कह रहे हैं कि बहुत शक्तिशाली थे, पर इस तरह के लोगों ने हर विद्रोह को दबाया। ये वही लोग जिन्हें देश से ज्यादा अपनी और अपने परिवार के लिए सुरक्षा और पैसे की जो है चिंता थी, है ना। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो थे जिनको सिर्फ पैसा चाहिए था और जिनको अपनी सुरक्षा चाहिए थी, क्योंकि वो जी हजूरी और चापलूसी वो सारी करके वो क्या करते थे, अंग्रेज उन्हें कोई महल दे देते थे, उनको पैसा दे देते थे, जागीर कहीं की दे देते थे। तो वो कह रहे हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा और पैसे की उन्हें चिंता थी। इसीलिए अपनी मृत्यु के समय भी हमें यही लग रहा था कि अब जो उनकी जब डेथ हो रही थी ना, तब उनकी क्या सोच थी वो उन्होंने यहाँ पे शेयर किया कि जब वो उनकी मृत्यु हो रही थी तो वो क्या सोच रही थी। तो मुझे पता है क्या, मैं आज मुश्किल से पढ़ पा रही हूँ। कोई कोई राइटिंग ऐसी होती है कि जब मैं बहुत मुश्किलों से पढ़ पाती हूँ उसे, क्योंकि उसमें इतना दुख होता है ना कि उस दुख को मैं फील कर पाती हूँ, है ना। और अगर आप भी मन से सुन रहे होंगे तो आप भी उसे फील कर पाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा जब उनकी जो डेथ हो रही थी, जब आखिरी सांसें वो गिन रही थी अपनी, तो उन्होंने कहा कि हे भारत माता, हमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, मतलब मैंने अपना कर्तव्य निभाया, अपनी मिट्टी के लिए जो भी कर पाए किया। अब हमें क्षमा करना कि हम जो है आपको आपकी बेड़ियों से आजाद नहीं कर पाए, है ना। मतलब वो उस बात के लिए नहीं दुखी हो रही थी कि उनका बेटा अकेला रह जाएगा, उनकी जागीर का क्या होगा, है ना। वो सब नहीं सोच रही थी, वो ये सोच रही थी कि मैं और कुछ नहीं कर पाई, है ना। जितना मैं कर पाई थी उतना जो है मैंने किया, लेकिन मैं आपको जो है आजादी नहीं दिलवा पाई, इसका मुझे अफसोस है, उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि जो भी कर पाए किया हमने अपनी मिट्टी के लिए, अब हमें क्षमा करना कि हम आपको आपकी बेड़ियों से आजाद नहीं कर पाए, इसका अफसोस हमें रहेगा। जल्द ही हम फिर से जन्म लेंगे और जिस भी तरह से कर पाए अपने देश के लिए काम करेंगे। तो उन्होंने आखिरी समय में, मैंने कहा ना, जो आप सोच रहे होते हो या जो संकल्प होता है या जहाँ मोह माया आपकी होती है, वो आपका नेक्स्ट बर्थ की एनर्जी होती है। तो उनकी क्या एनर्जी थी कि मुझे अपने देश के लिए वापस से आके कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि ये अभी पूरा नहीं हो पाया मिशन मेरा, है ना। फिर उन्होंने कहा कि जिस भी तरह से हम कर पाए देश के लिए काम करेंगे, अब क्षमा चाहते हैं माँ, क्षमा, यही हमारी अंतिम प्रार्थना थी। तो उन्होंने कहा यही मेरी जो है अंतिम प्रार्थना थी जाते समय। फिर उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने दोबारा जन्म लिया? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने जन्म लिया। अब वो किसका जन्म लिया, अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा हो लोगों ने, तो दुर्गा भाभी करके एक थी, है ना। भगत सिंह के साथ थी वो, और वो जो है परिवार था उनका, मुझे नाम नहीं याद है उनका पूरा, उनके हस्बैंड का भी नाम है, वो भी क्रांतिकारी थे। तो दुर्गा भाभी ने क्या है, बहुत सारे जो है अपने हमारे हमारे अपने आंदोलनकारी थे उनकी मदद की थी समय समय पर। और इवन उन्होंने अपनी जान पे खेल के भी बहुत सारे काम किए थे। वो जो है जन्म वो रानी लक्ष्मीबाई का ही क्रिएट किया हुआ दुर्गा भाभी का जन्म था। अगर आप उनको सर्च करेंगे तो उनके बारे में आप जान पाएंगे। जो मुझे राइटिंग में मिला है मैं वो बता रही हूँ आपको। तो फिर उन्होंने कहा कि आप जिन्हें दुर्गा भाभी के रूप में जानते हैं वो हमारा ही जन्म था। हमने जो है देशभक्तों की मदद की, जिसकी उन्हें जरूरत थी वो हमने उन्हें हमेशा ही किसी न किसी रूप में दिया है। और हम जो है स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े रहे, इसके लिए जान की भी परवाह नहीं की हमने। आप सब जानते हैं कि देश और समय के हिसाब से आप अपनी आत्मा के लिए जो भी कार्य करने होते हैं वो आपकी आत्मा करती है। इसीलिए मैं कहती हूँ ना, अ, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हमारा सोल पर्पस राइटिंग करके बता दो, है ना, हमारे बारे में बता दो। मैं उन्हें कहती हूँ, मुझे मत कहिए,
मुझे कुछ मत दीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपसे इसके लिए कुछ। आप अपना सोल पर्पस को जान पाएंगे और जान भी रहे होंगे और उस पे शायद काम भी कर रहे होंगे। ये समय समय पे यूनिवर्स आपको वो दिखा रहा होगा कि आपका ये पर्पस है, देखो इस हो रहा हो, ये करना है आपको। हम क्या करते हैं, समय की कमी है, अभी कुछ सोर्स नहीं है, या कोई और वजह हो जाती है, हम इग्नोर करते हैं। तो आप अक्सर करके अपने पर्पस पे भी काम कर रहे होते हैं, और अगर नहीं कर रहे होते तो आपको बार बार दिखाया जाता है, बार बार बताया जाता है, कोई ना कोई आपको उस ओर अट्रैक्ट कर रहा होता है कि नहीं नहीं चलो ये करते हैं। तो आप जो है अपने समय और अपनी इच्छा के अनुसार जो है अपने सोल पर्पस पे लगातार काम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, और जान भी सकते हैं। मैं सबको बताती हूँ कि आप ध्यान में बैठ के अपने सोल पर्पस को जान सकते हैं। तो वो कह रही हैं कि इसलिए जो भी आत्मा जो भी काम करने आती है वो करती है, क्योंकि हमने अपना जन्म ही इसीलिए क्रिएट किया है। सिर्फ कर्मों के लिए, वो कर्म जो हम करके आए हैं उन्हें लेवल करने के लिए, उन्हें बैलेंस करने के लिए नहीं हम आए हैं। हम वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम जो है वो भी करने आए हुए हैं जो हमारी आत्मा का कई जन्मों का सोचा हुआ कुछ काम है ना। जैसे मान लो कि मैं, मेरे को करना है, मुझे एनजीओ के लिए काम करना है, मुझे जो है बच्चों के लिए काम करना है, या मुझे जो है जानवरों के लिए काम करना है, तो मैं कभी ना कभी कभी अपनी लाइफ में उस और अट्रैक्ट होंगी, या मुझे बताया जाएगा, मुझे मैसेज मिलेगा, मुझे मतलब एक तरह से वहां पे खींचा जाएगा कि भाई तुम्हारी आत्मा का काम है, आओ करो। ये आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे चुनते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को मैसेज मिलता है कि उन्हें सिर्फ ध्यान ही कराना है, तो वो सिर्फ ध्यान करा रहे हैं। कुछ लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, अपने अपने वे में काम कर रहे हैं। तो धरती पे आए हैं तो आपको पर्पस भी मिला है, आपको मिलेगा, काम भी मिलेगा आपको, जो जिस भी चीज के लिए आप आए हैं। तो ऐसे ही वो बता रही हैं कि जो है वो आत्मा जो है वो काम करती है। फिर उन्होंने कहा, आप तो इतने लोगों से बात कर चुकी हैं, हर एक ने अपने लिए जो संकल्प लिया वो पूरा करने के लिए कई जन्म लिए, है ना। जैसे आप लता जी का देखो, लता जी ने जो है म्यूजिक के लिए ही जन्म लिए बहुत सारे, और अपने को एक मास्टर बनाया, ग्रेट मास्टर बनाया। और उसके बाद उनका जन्म उस सारी एनर्जी को पाने के लिए, उससे ऊर्जा को रिसीव करने के लिए उनका लता नाम से जन्म हुआ, जिसमें उन्होंने अपने पिछले सारे जन्मों में जो क्रिएट किया था, जो पाया था, वो सब यहाँ पे लगा दिया, है ना। उन्हें एक सरस्वती की तरह पूजा जाता है कि उनके गले में सरस्वती थी, इतनी मधुर आवाज थी उनकी, है ना। तो ये उनका क्रिएट किया जन्म था। सुभाष चंद्र बोस जी ने बताया कि भाई मैंने ये क्रिएट किया था। तो ऐसे ही हर आत्मा क्रिएट करती है। तो वो कह रहे हैं कि जो संकल्प वो लेती है ना, वो पूरा करती है वो आत्मा किसी ना किसी तरह। फिर उन्होंने कहा कि वो जो है संकल्प लिया वो पूरा करने के लिए उन्होंने कई जन्म भी लिए, हमारे भी कई जन्म हुए, उनके पहले भी जन्म हो चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुगलों के समय भी हमने दास्ता देखी है, मतलब वो मुगलों के समय भी उनका कोई जन्म हुआ है। फिर उन्होंने कहा अंग्रेजों के समय भी उनका जन्म हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय तो अपने अंदर के संकल्प को पूरा करने के लिए ही लगातार हमने जन्म लिए, मतलब दो जन्म तो वो बता रही है ना, हो सकता है और भी आप पहले भी कभी जन्म हुआ उनका। तो फिर उन्होंने कहा कि अपने संकल्प को निभाया भी, मतलब मैं वो पूरा भी, जैसे उन्होंने आखिरी सांस में सोचा था कि अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है काम, मुझे ये काम पूरा करना है, तो मुझे फिर से जन्म लेना है। तो वो दुर्गा भाभी के रूप में वापस से आई धरती पर। फिर उन्होंने कहा कि वो सभी आत्माएं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में छोटा सा भी काम किया, है ना, वो इसी तरह की आत्माएं थी, देशभक्त, जिन्होंने छोटा सा भी काम किया, मतलब जिनके परिवारों में भी वो बच्चे जन्मे, जिन्होंने अपने बलिदान दिए। तो वो जो जिन परिवारों में उनका जन्म हुआ वो भी देशभक्त आत्माएं थी, क्योंकि उन्होंने बलिदान दिए ना। उनके लिए तो परिवार नाम की चीज नहीं रह गई ना, उनका तो सब कुछ चला गया अपने बच्चों के साथ। तो उन्होंने भी वो जन्म क्रिएट किया होगा कि भाई हमारे बच्चे आएंगे, वो जो है इस तरह करेंगे, मैं ऐसा कुछ, ऐसा उनकी आत्मा की एनर्जी रही होगी कि ऐसे बच्चों ने उनके घर में जन्म लिया। तो ये सारी आत्माओं की एनर्जी वाइज ही, जैसे आप सबको पता है अब तो, कि जन्म होते हैं। तो जो हमारी एनर्जी होती है, हमसे, हमारी एनर्जी से अट्रैक्ट होकर ही हमारे बच्चे हमारे परिवारों में आते हैं। कुछ कार्मिक की वजह से आते हैं, कुछ उन्हें पता होता है यहाँ पे जन्म लेंगे तो ये चीज मिलेगी। तो इस तरह से आप सोचिए कि वो कह रही है कि वो जो वहां पे जितने भी लोगों ने थोड़ा भी काम किया, वो सारी देशभक्त आत्माएं थी। और इस समय देशभक्त आत्माएं कौन है? हमारे फौजी। अगर आप समझो तो हमारे फौजी जो है वही देशभक्त आत्माएं हैं। कैसे सीने पे गोली खा सकता है कोई? अगर गोलियां चल रही है तो सब छुपने की जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो क्या आगे बढ़ के गोलियां चला रहे होते हैं कि वो जो गोली चला रहा है ना पहले उसको मारना है ना। तो इतनी हिम्मत चाहिए ना, इतना खून खौलना चाहिए कि आप जो है गोली खा सको आगे जाके गोली मारते हुए।
और कितने लोगों को जो मेडल मिले, अगर आप उनकी स्टोरी देखो तो उन्होंने घायल हो के भी, गोलियां खा के भी गोलियां मारी हैं लोगों को, तबाह कर दिए उनके वो जो थे रहने की जगहें। तो आप अगर ऐसी चीजों में इंटरेस्टेड हो तो कभी ऐसे, देखिए, आप बैठ के यूट्यूब पे समय मत पास कीजिए, आप इस तरह की चीजें देखिए, समझिए, अपने इतिहास को जानिए, अपनी परंपराओं को जानिए। बहुत सारा ज्ञान है जो आपको बिना पढ़े भी मिल सकता है आजकल। तो आप उन चीजों में जाएंगे तब आपको ये सारी राइटिंग्स जो हम सुना रहे हैं, ये इनमें आपको इंटरेस्ट जगेगा और इनकी वैल्यू आप कर पाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि, मैंने फिर उनसे पूछा कि क्या इस समय भी आपका जन्म है या आपका जन्म होगा अभी? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं होगा, अभी हमारी जरूरत नहीं है। अभी हम जो है अपने जन्म, वो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ अगले 8 से 10 साल के बाद मैं अपना हो सकता है तो जन्म क्रिएट करूंगी, क्योंकि तब हमारी जरूरत होगी। तब इस समय देश की परिस्थितियों में हमारा भी काम होगा, मतलब जो उस समय सिचुएशन होगी, वो उनको देखो पहले से ही पता है कि शायद ऐसी सिचुएशन आएगी, क्योंकि आत्मलोक में रहने में हमें सब पता होता है, लेकिन धरती पे आने पे हम भूल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तब मैं जन्म लूंगी, तब ऐसी सिचुएशन होगी, परिस्थिति होगी। फिर उन्होंने कहा तब बहुत से देशभक्त जो है वापस जन्म लेंगे, जो बहुत सारे देशभक्त है वो वापस जन्म लेंगे, क्योंकि तब जो है राज सत्ता का ये जो है देशद्रोही नामक दीमक चाट रहा होगा। कितना क्लियर उन्होंने कहा है। और अभी भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चल रही होंगी, है ना, क्योंकि ये तो हमेशा से ही रहा है ना, छोटे बड़े लेवल पे हमेशा ही रहा है। इस तरह के लोग हमारी जिंदगी में हमेशा ही शामिल हैं, जो आप ही के घर में चाय पी के आप ही की जड़ काटते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे देश में भी होता है, जो राजनीति चल रही होती है उसमें भी ऐसे ही हो रहा होता है। तो वो इसलिए कह रही है कि जब वो, उन्हें ये पता है और उन्होंने कहा कि जो है मैं तब जन्म लूंगी जब ये स्थिति ऐसी आएगी, और तब भी क्या होगा, ये देशद्रोही जो है दीमक की तरह देश को लग रहे होंगे। तो फिर उन्होंने कहा तब ऐसे कीड़ों से देश की राजसत्ता को मुक्त करवाने के लिए फिर से विद्रोह की जरूरत होगी। अभी आप देखो, नॉर्मली आप समझो कि हम लोग घरों में बैठे हैं, लेकिन कितनी जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कितनी जगह लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं, लोगों के लिए, किसी और के लिए, है ना। तो वो कौन है? वो भी इसी तरह की आत्माएं हैं। हम कहेंगे हमें क्या लेना देना, है ना, हमारे यही शब्द होगा, अरे बाहर मत जाओ, बाहर ये चल रहा है। लेकिन कुछ होंगे जो खड़े हैं बाहर कि भाई हमें करना है, हमें न्याय चाहिए, उसको न्याय चाहिए जो इस जिसके साथ ये हुआ, तो उसको न्याय चाहिए, तो उसके लिए वो खड़े हैं। वो तो चली गई आत्मा। तो ये भी लोग ऐसे ही है, ये भी एक तरह से इनमें भी यही बात है, देशभक्ति की भावना इनमें भी। तो आप समझिए कि जितनी भी आत्माएं, ऐसा नहीं है कि वो कोई बड़ी लड़ाई लड़ेंगी तो ही देशभक्त होंगी। ये छोटी छोटी चीजें भी उनके अंदर की भावना को बता रही है कि भाई किसी के लिए, न्याय के लिए भी लड़ना जरूरी है, क्योंकि कल हम पे भी वो सिचुएशन आ सकती है ना, तब कौन लड़ेगा? आज अगर हम चुप के अंदर बैठ जाएंगे और जब वो सिचुएशन हमें फेस करनी होगी, तब हमारे लिए कौन लड़ेगा? तो इसीलिए जो है समाज में हमेशा दोनों तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अन्याय करते हैं, एक वो जो अन्याय के प्रति विद्रोह के रूप में आगे खड़े हो जाते हैं, आके जनता के सामने खड़े हो जाते हैं, अगर मैं सही शब्द यूज करूँ तो, है ना, लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं। उनका कुछ नहीं है उसमें, उनकी कोई बहन बेटी भाई बंधु नहीं होता उसमें शामिल, लेकिन वो दूसरों के लिए लड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो फिर वो बता रहे हैं कि जो ऐसे लोगों से जो है राजसत्ता को मुक्त कराने के लिए फिर एक विद्रोह की जरूरत होगी, तब हम अपने कुछ साथियों के साथ उपस्थित होंगे, ऐसा उन्होंने शब्द बोला। अब ये उपस्थित होंगे क्यों बोला? हो सकता है वो जन्म ना ले, हो सकता है वो प्रकट हो उस समय, क्योंकि ऐसी दिव्य आत्माएं ऐसा करती हैं। आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि जो बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे जो है संत महात्मा है, वो प्रकट हुए हैं, उनके जन्म का नहीं पता, उनके माता पिता का भी नहीं पता। तो वो इसलिए कह रही हैं कि हम फिर से उपस्थित होंगे। फिर उन्होंने, मैंने उनसे बोला कि आज के लिए आप क्या कुछ संदेश हमें देंगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, संदेश ही कहेंगे इसे, मतलब उन्होंने इस टोन में कहा कि हाँ, इसे संदेश ही कहेंगे। जो हम जो है इसे सभी देशवासियों से, अब वो क्या कह रही है, प्रार्थना करते हैं, है ना। ये ऐसे ही शब्द ये लोग यूज करते हैं। अगर आप बोस जी की राइटिंग अगर आप याद करो तो उसमें उन्होंने लास्ट में संकल्प दिलाया था कि भाई आप संकल्प लो देशभक्ति का, ऐसे नहीं चलेगा। तो ऐसे ही वो कह रही हैं कि हम जो है प्रार्थना करते हैं कि देश के लिए काम करे तो अच्छा है, क्योंकि ये भारत भूमि हमेशा से ही आपकी माँ है। क्यों अपनी माँ के प्रति आप सेवा की भावना नहीं रखते हैं, है ना। आप ये देश
देश सेवा की भावना नहीं रखते हैं आप। ये देश आपका घर, आपकी माँ है ना, माँ की छत्र छाया में ही आप सुरक्षित हैं। आज हम मेरा भारत महान कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? हम अपने यहाँ सुरक्षित है ना। अभी आज बंदूक धारे 10 लोग बाहर खड़े हो जाए आके, जैसे अंग्रेजों के टाइम होता था, किसी के भी घर में घुस जाते थे, तो क्या हम कह पाएंगे? हम डरे रहेंगे हमेशा। सांस ले रहे हैं आजादी की, जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, है ना। तो वो किसकी वजह से हो रहे हैं? ऐसे लोगों की वजह से हो रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपकी माँ है, क्योंकि आप अपनी माँ के प्रति सेवा की भावना नहीं रखते। आप अपनी माँ के प्रति, मतलब हमारी जो घर में हमारी माँ है, क्या हम उनके प्रति नहीं करते हैं? सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको जो चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं, अपनी जितनी हमारी हैसियत है अपने हिसाब से सब अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। तो धरती माँ और भारत माँ भी हमारी माँ है। तो वो कह रहे हैं जैसे आप अपनी माँ के लिए करते हैं, वो भी आपकी माँ है, और आप उनके ही छत्र छाया में सुरक्षित है। फिर उन्होंने कहा कोई भी कर्म जो देश के प्रति किया जा रहा है, वो आपकी सुरक्षा की गारंटी है। अब आप समझिए, ये मैंने कहा ना, ये मैसेज बहुत छोटे लगते हैं, हल्की हल्की लाइनें लगती हैं, लेकिन वो बहुत गहरे होते हैं। वो कह रही हैं कि देश के प्रति किया गया कर्म जो है आपकी सुरक्षा की गारंटी है। अगर मैं आज जाके जो है बाहर वालों को अपने देश के भेद देने लगूं, तो मैं क्या कर रही हूँ? अपने देश को कमजोर कर रही हूँ ना। कल को आके वो हमसे ही हमारे ऊपर शासन करेंगे आके, क्योंकि हमने अपने सारे वीक पॉइंट उन्हें दे दिए हैं अपने। तो आप जो भी कर्म करते हो उसमें आपकी सुरक्षा की गारंटी है। मतलब अब आपको क्या करना है, कैसे जीवन जीना है, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो बड़ी बड़ी जगहों पे सिलेक्टेड है, बैठे हैं अच्छी अच्छी कुर्सियों पे, जिनके अंदर ये सारी पावर है, जिनके हाथ में सारे हैंडल का बटन है कि भाई वो चीज वो करेंगे तो हो जाएगी। ऐसे लोगों के लिए मैसेज है कि भाई आप अगर ऐसी किसी जगह पे हैं तो आप अपनी पावर का मिसयूज मत कीजिए, ये सब काम मत कीजिए थोड़े से पैसे के लिए अपने देश के भेद जो आप दूसरों को दे रहे हैं। तो ये वही बता रहे हैं कि ये आपकी अपनी सुरक्षा की गारंटी को खत्म कर रहे हैं आप, है ना। फिर वो कह रहे हैं कि देश के प्रति जो है सम्मान रखें, नमक हराम ना बने। कुछ पैसे के लिए देश की अस्मिता से खिलवाड़ ना करें, है ना। वो क्या होगा? कुछ पैसे मिल जाएंगे ना, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, और आप क्या कर रहे हो? अपने ही देशवासियों को खतरे में डाल रहे हो। तो फिर वो कह रहे हैं देश है तो आप हैं, देश है तो आप सुरक्षित हैं। देश की जो है माटी का आपको तिलक करना चाहिए, देश की माटी का तिलक करें, तो अंदर से देशभक्ति की भावना आएगी। लेकिन कब आएगी? जब आप उस मिट्टी की वैल्यू करोगे, है ना। अब ऐसा नहीं मिट्टी का तिलक कर लिया, अरे कुछ नहीं हुआ तो भावना ही नहीं आई ना। अंदर से भाव जगना चाहिए कि हाँ ये मेरा देश है, यहाँ पे मैं आजादी से सांस ले रहा हूँ, मैं नाच गा सकता हूँ, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। कुछ भी बोल सकता हूँ मतलब लोग कुछ भी बोलते हैं, अगर आप देखो तो अपने ही देश में बैठ के अपने ही देश के बारे में वो लोग क्या बोलते हैं, है ना। तो वो कह रहे हैं कि वो जो है जब आप तिलक करेंगे तो अंदर से देशभक्ति की भावना आएगी, तभी आप उन देशभक्तों का और उनकी दी हुई शहादतों का सम्मान कर पाएंगे। अगर आज आप वैल्यू कर पाएंगे इस हवा की, आजादी की, तभी तो आप उनका सम्मान करेंगे ना, जिन्होंने अपने जीवन गंवा दिए हमारे लिए, है ना। तो फिर वो कह रहे हैं तभी आप जो है उनकी दी हुई शहादतों का सम्मान कर पाएंगे, क्योंकि वो चाहते तो अपना जीवन जीकर चले जाते, पर उन्होंने देश हित को अपने हित से ऊपर समझा। इसलिए आप आज जो है आजादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं। ये तिरंगा हम सबकी आन बान और शान है। इसे बनाए रखें, गर्व से इसे देखें, और कोशिश करें कि ये हमेशा यूं ही लहराता रहे। इसमें कितनी आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से एक जो है जोश सा आया कि हाँ हमारा देश, हमारा तिरंगा, है ना। और देखिए मास्टर, जिन लोगों के घर में तिरंगे लगे हैं ना, कल उन्हें जमीन पे नहीं फेंकना है, ठीक है। जिन्होंने भी तिरंगे लगाए हैं उसको हवा में लहरा के हवा में फेंक नहीं देना है, उसे सम्मान से रखिएगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि कोशिश करें कि ये हमेशा यूं ही लहराता रहे। देश प्रेम और देश हित सर्वोपरि है, इसके आगे कुछ भी नहीं। आज के दिन शहीदों को नमन करें, अपने देश के फौजियों को नमन करें और उनका सम्मान करें। ये भी आज के देशभक्त हैं, जो हमारे फौजी हैं, मैंने कहा ना वो भी देशभक्त हैं। कैसे गोली खा लेते हैं आगे आके। तो वो कह रहे हैं कि जय भारत, जय भारत माँ, वंदे मातरम।
आज के लिए इतना ही, चलते हैं, तिरंगे को प्रणाम। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, हमारी आन बान और शान। और इस तरह से वो जो है एक दिव्य आत्मा, एक देशभक्त आत्मा जो है चली गई। उन्होंने किसी तरह का नमस्कार राम राम बाय नहीं किया। उन्होंने जाने का भी वही तरीका चुना कि अपने तिरंगे को प्रणाम करते हुए वो गई। और बहुत जब मैं इसे पढ़ रही थी तो बहुत एनर्जी फील हो रही थी उनकी, कई जगहों पे जो वो उनके आखिरी समय के जो दुख के वो थी एक भावना, वो मैं महसूस कर पाई। और मैं आपको बता रही हूँ कि वो दुख की भावना ये नहीं थी कि उनका बच्चा अनाथ हो रहा है, उनका जो है राज्य का क्या होगा, उनके महल का क्या होगा, उनकी खरीदी हुई चीजों का क्या होगा। हमारी मोहमाया तो यही होती है ना, मैंने तो ये जेवर खरीदा था, मेरा वो कपड़ा, मेरा ये जगह, मेरा घर। तो उनकी उनकी क्या इच्छा थी कि मैं देश के लिए नहीं कर पाई अभी भी कुछ। तो मास्टर्स, आज के दिन के लिए मुझे ऐसा लगता है इससे अच्छा मैसेज कोई हो नहीं सकता था जो है रानी लक्ष्मीबाई ने दिया। तो थैंक यू सो मच इसको पेशेंस के साथ सुनने के लिए। और अपने अंदर जो है वो ग्रेटिट्यूड की भावना जरूर रखिए उन लोगों के लिए जिनकी वजह से हम ये दिन देख पा रहे हैं। और एक इंटेंशन भी आप डाल सकते हो कि भाई सब जगह शांति रहे। जैसे कि मैं हमेशा बता रही हूँ, आपकी इंटेंशन काम करेगी। आप संकल्प लीजिए कि सब जो है देश सामंजस्य के साथ रह रहे हैं, हमारे देश में शांति है, हम सेफ है, सुरक्षित है हमारा देश। जो जो भी आपको अपने देश और समाज से चाहिए उसकी इंटेंशन दीजिए। और देशभक्ति के लिए अगर कुछ करना है, वो आपको जज्बा है उसका आता है, तो प्रणाम कीजिए उन लोगों को, उन आत्माओं को जिनकी वजह से हम आज यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। जी माधवी। थैंक यू सो मच वृंदावन कि आप आज आए, क्योंकि मुझे पता है आपका सिचुएशन कैसा था, फिर भी आप यहाँ पर आए और लक्ष्मी भाई के बारे में बताया, क्योंकि इट्स सुपर ग्रेट। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक जी, यू। और मुझे लगता है कि उनकी इच्छा भी थी, क्योंकि मैंने माधवी को 5 मिनट पहले फोन किया था कि मैं सेशन नहीं ले पाऊंगी आज का। हाँ तो और मुझे वो पता है कि अगर मैं कितनी भी, मेरी कैसी भी तबीयत रहे, लेकिन अगर मैं सेशन में आ जाती हूँ तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है मुझे। तो हाँ तो आज तो जोशीला ही दिन था। तो सुपर। लक्ष्मीबाई के इस सेशन को दोबारा सुनिएगा मास्टर, उस आत्मा की आवाज को सुनिएगा और उससे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी एक थैंक तरह से जो भी मास्टर्स एनलाइटन करते हैं, वो भी एक वीरों से कम नहीं है, मैं ऐसा मानती हूँ। और आप सभी को, जैसे पत्री जी ने कहा कि आपको ए आता है तो ए पढ़ाओ, तो आप भी पढ़ाइए। और जब हम पढ़ाएंगे तो आप भी उस वीरता के कैटेगरी में आ जाएंगे हम लोग, क्योंकि हर क्षण बिल्कुल। हमें काम करना है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सही मैम। कहा माधवी, ये देश सेवा भी है एक तरह से। आप इतने यस लोगों को ध्यान में लाएंगे, साकार में लाएंगे, ये भी एक देश सेवा है। जी, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम। जी। Can I share something? यस यस मैम, एब्सोल्युटली। यस। Thank you so much, वृंदा। और बहुत बहुत अच्छा रहा आपने जो बोला। और न जाने क्यों मेरे अंदर लगातार वाइब्रेशंस हो रही थी, क्योंकि वन ऑफ द पास्ट लाइफ आई वाज लक्ष्मीबाई। और मैं अपना नाम नहीं बता पा रही थी, पर मेरे पीछे जो मेरा बेटा बंधा हुआ था पीठ पे, वो दामोदर दामोदर बार बार मैं बोल रही थी। जो मैंने बाद में यूट्यूब सॉरी गूगल सर्च करके देखा कि दामोदर किसका बेटा था उन्हीं का स्वतंत्रता था। सेनानी के रूप में, हाँ। तो वो हाँ। इन्हीं का ही था। वही काष्टा जी। साड़ी पहनी हुई, लांग की साड़ी जिसे बोलते हैं, जी। और बड़ा सा महल और सेनाओं के बीच में खड़ी हूं मैं। और पर बहुत ही सीरियस और उदास सी थी मैं सारा वक्त, हम्म। सारा वक्त, जब मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी थी एज ए लक्ष्मीबाई। जी। तो सिंहासन पे बैठ के भी मतलब उदासीनता बहुत थी, या तो यही कि दर्द बहुत था अंदर। आपकी बातों से मुझे जो समझ पड़ रहा है वो यही कि बहुत दर्द था उनके अंदर। जी, एक तरह से मैंने आपकी कॉन्शियसनेस से ही फिर बात किया ना आज।
वही बताती हूँ मैम, जो हमें नहीं पता होता है ना, ऑटो राइटिंग में अक्सर वो चीजें भी आती हैं समझ में कि क्या उनकी मनोदशा रही होगी। हम्म, क्योंकि वो इतनी छोटी उम्र में उनका जब उनकी शादी हो गई और जो ये सारा उन्होंने देखा और 30 साल की उम्र तक वो चली भी गई, हाँ तो मतलब दुखी उन्होंने झेला ना। एक तो अंग्रेज दुखी करते थे, रोज कुछ ना कुछ लेके आते थे। तो वो आप सही कह रहे हो, वो दुख की एनर्जी उनके अंदर रही होगी। क्योंकि मैं कभी खुश रही नहीं, जो मैंने देखा था अपने हम्म, आप को हम्म, उदासीन। खड़ी हूं तो खड़ी हूँ, मतलब कुछ सोच विचार भी नहीं कर रही हूँ, पर बस खड़ी हूँ तो खड़ी हूँ। सेना भी सामने हम्म, सारी खड़ी है और मैं खामोशी से खड़ी हूँ, कोई एक्शन नहीं ले रही, जी। कुछ नहीं। मतलब वो तकलीफ इतनी थी, या तो अंदर इतना दर्द भरा हुआ था, क्योंकि लड़ाई पर भी जा रहे हैं, तो ये भी मालूम है कि ये जितनी भी सेना है, मालूम नहीं इसमें से कितने बच कर आएंगे, हम्म, और आएंगे भी या नहीं आएंगे। सिर्फ यही नहीं कि हम अपने अपोनेंट को, दुश्मनों को ही मारेंगे, पर मेरे भी अपने लोग, कौन कौन बच जाएंगे। कर आएगा वापस। तो मतलब हम्म, बहुत दुख था अंदर। ये आज मुझे क्लैरिटी हुई, वरना एक दो बार मैंने सोचा, मैंने कहा वो ठस सी क्यों खड़ी रहती थी मैं, अगर जोश क्यों नहीं था मुझ में। वो जोश नहीं था, वो दर्द था अंदर, हम्म, इसलिए जोश नहीं आ पाता था। जी। वो थैंक यू। जो उनके अंतिम शब्द थे ना, वो सारे उनके जीवन का वो बता रहे थे सार। और क्रस्ट था उनके जीवन का। वो ही था कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मतलब वो बड़े लेवल पे करना चाहती थी, लेकिन वो हाँ, देशद्रोही जो थे ना, वो उनके आगे हमेशा खड़े हो जाते थे आके। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया और मेरी क्लैरिटी भी कर दी। थैंक यू, जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। शायद इसी वजह से आज आपको जुड़ना था मैम। बिल्कुल, आज ही का दिन था, मतलब और भी आगे पीछे 15 अगस्त आ सकती थी, या हाँ गुरुवार आ सकता था, जी। पर बहुत जी। खुलासा हुआ, मुझे और शायद अंदर से इसीलिए बहुत समाधान मैं मिला। हाँ, आप भी इसीलिए लास्ट मैंने लास्ट मिनट भी आप, मैंने आपको बताया था क्योंकि सरप्राइज रखना था मुझे, बट तो फिर लास्ट मिनट में मैंने भी बताया था कि मैम आइए करके। असल में आज का सेशन जो इस तरह के पावर वाले सेशन होते हैं ना, देखिए ज्यादातर उसमें बहुत कभी कभी होता है लोग कम आ जाते हैं। तो उसमें इसलिए क्योंकि उस समय की जो एनर्जी होती है ना, उससे एनर्जी से रिलेट हो पाना भी बहुत बड़ी बात होती है बिल्कुल बिल्कुल। लाइव में। जी मैम। जी। नहीं, आज मुझे जी। अंदर से इतना हल्कापन महसूस हो रहा है, जी। ये जान तो के एक कि तरह से आप मैंने यहाँ। आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर दिया आज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, मतलब वो कंप्लीट हो गया। जी। क्लोजर मिल गया। जी। थैंक यू मैम, हम आगे बढ़ते हैं, सुदेश जी से एक गाना सुनते हैं। नमस्कार सभी मास्टर्स को। आज तो सभी को सत सत नमन, क्योंकि एक साथ इस अहम ब्रह्मस्मि मंच पर ग्रेट मास्टर आए हुए हैं। वी आर ऑल ग्रेट माँ, ऐसा नहीं है। और सभी को 78वें इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस आजादी को दिलाने में जिन शहीदों ने अपना योगदान दिया, उन सभी को सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए एक गीत उनके चरणों में मैं समर्पित करूंगी। ये उन मनोभावों को दर्शा रहा है, किसी उन जवानों के जो शायद किसी युद्ध में दुश्मन सेना के हाथों लग गए, वो अपने वतन को याद करते हैं। और उनकी आखिरी तमन्ना तब भी यही होती है कि अब हम अपने देश में ही जाके हमारे दम निकले, तो हम वहीं उसी मिट्टी में मिल जाएं। ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है
तुझ पे दिल कुर्बान, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को फैलाऊं। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तो, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तो, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तो, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़ कर तेरी जमी को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे जर्रों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। जय हिंद। थैंक यू सुदेश जी, बहुत ही गहरा था आपका गाना। थैंक यू। बहुत प्यार से गाया आपने, बहुत दिल से गाया। थैंक यू। रश्मि जी, रश्मि जी, यस मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ जी, आ रही। विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं 2 लाइन प्रस्तुत करना जा रही हूँ अपने गीत की। प्रस्तुत है। मेरा देश महान है, भारत देश महान है, अनुपम रत्नों की खान है, आकाश भी जिसको छू न सके, मेरे देश की ऐसी शान है, मेरा देश महान है, भारत देश महान है। सा सा मा सा सा पा सा सा धा सा नी धा सा सा मा सा पा सा धा सा नी धा सा रे सा धा पा धा पा मा सा मा। जब मांग हुई कुर्बानी की, मेरे देश ने इतना दान दिया,
मेरे देश के बच्चे बच्चे ने सिर काट के खुद कुर्बान किया, हंस कर पहुंचा बलि बेरी पर, गोली झेली है सीने पर, जो अस्त कभी ना हो पाई, मेरे देश की वह मुस्कान है, मेरा देश महान है, भारत देश महान है। सा सा मा सा सा पा सा सा धा सा नी धा सा सा मा सा पा सा धा सा नी धा सा रे सा धा पा धा पा मा सा मा, मेरा देश है ऐसा एकाकी, जो अपना भाग्य बनाता है, जो अपने खून पसीने से इस गुलशन को महकाता है, मेरा देश है वीर जवानों का, बापू नेहरू से वीरों का, सर कटा सके पर झुके नहीं, मेरे देश की ऐसी शान है, मेरा देश महान है, भारत देश महान है। सा सा मा सा पा सा धा सा नी धा सा मा सा पा सा धा सा नी धा सा रे सा धा पा धा पा मा सा मा। थैंक यू। वाह, आप सिंगर है मैम? जी मैम। बहुत जी मैम। सुंदर, और जो लय के साथ ये गाया ना, इसमें बहुत मजा आया। गीत तो सुंदर थैंक था यू। ही, लेकिन ये बहुत सुंदर था आपका सुनाने का तरीका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो बहुत मच। सुंदर। जी थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम आप पहली बार जुड़े हैं क्या? नहीं मैम, जुड़ती तो थी लेकिन कभी है ना मैंने सिंगिंग नहीं किया। आज अच्छा, मेरा पता नहीं क्यों अंदर से फील हुआ कि मुझे आज गाना है, तो आप आज मैंने ये सारे छुपे रुस्तम है, ये सारे। हम इतना गीत सुनाने के लिए कहते रहते हो, आप आज तक नहीं आए सामने। अब प्लीज आप भी आइए, जैसे ललिता जी सुनाती हैं रेगुलर। जी मैम। बहुत थैंक यू सुंदर। थैंक यू मैम। इंदु मैम बात कीजिए। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन मैम। जी आत्मबंधन, कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। ऑन कर रखी हूँ, लाइट बंद है। अरे तो फिर मैम, क्या फायदा कैमरा ऑन से? ठीक है मैम, अभी चालू करती हूँ। लाइट नहीं है, लाइट चली गई है चलिए, मैम। कोई बात नहीं, चलिए। मैम, मेरा जब से आप राइटिंग में मेरे को बचपन से ही लक्ष्मीबाई जी से मतलब कनेक्शन महसूस हो रहा था, और जब से आपने पढ़ना शुरू किया पूरे शरीर में वाइब्रेशन हो रहा था। अब राइटिंग जब से बंद हुई है तब से हार्ट चक्र में धम धम की जैसी आवाज आ रही है, बहुत, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। और मैंने जब मेरी अवेकनिंग शुरू हुई थी तो मैंने कहीं, जैसा आपने बताया था कि शिवलोक कैसा है, उसी टाइप का मैंने आकाश सब कुछ देखा था। तो मेरे को उस दिन में रियलाइज हुआ कि मैं शिवलोक में थी। तो मैं अपने आप से पूछ रही थी कि आप कौन हो। गोल्डन कलर का लाइट बॉडी थी, गोल्डन कलर का। तो मेरे से आवाज आई कि तुम हो, ये तुम हो। फिर अभी तक मैं सोचती हूँ कि मैं इतना उदास क्यों थी। अभी तक वो उदासी मेरे मन में ही है, निकलता ही नहीं है। मैं सोचती हूँ कि इतना उदास क्यों। मेरे को बार बार गाइडेंस आ रही है कि तुम्हें गाना गाना है, तुम बहुत अच्छा गाती हो, लेकिन मैं गा नहीं पाती। पता नहीं, उदासी अकेले में तो मैं गा लेती हूँ, लेकिन अंदर से उदासी, और बहुत हार्ट चक्र में मेरे को दम दम जैसा लग रहा है, बहुत ज्यादा ही हो रहा है अभी। मैम देखिए, इसके जो है ना, एक रीजन ये हो सकता है
कि क्योंकि ये राइटिंग पढ़ी गई तो आप हो सकता है उनके साथ रही हो, बिल्कुल नजदीकी कोई रही हो पर्सन, तो इसीलिए जो है आप इस राइटिंग से कनेक्ट हो पा रही हैं, आप उस चीज को फील कर पा मैम रही हैं मेरा दोबारा से। जन्म बिहार में हुआ है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ, लेकिन अभी मैं झांसी में घर बन गया और मैं झांसी में रह रही हूँ। वाह, और बड़ी मेरे को वाइब्रेशन आई जी। कई बार माधवी मैम से भी बातें करने की कोशिश की, लेकिन स्टक हो जाती हूँ जब करने की बात आती है। तो आज पहली बार मैं बातें कर पा रही हूँ। इसीलिए लाइट नहीं है, क्योंकि आपके अंदर हेजिटेशन है ना, जो वो जो आप गा नहीं पा रहे हो, यही हेजिटेशन आज लाइट बंद करके बताई गई आपको, कि ये जो लोगों के सामने आने का, उन्हें फेस करने का, जो आपके अंदर एक अपने अंदर कोई आपने डर बना लिया है कभी, वो डर आपको शायद। निकालना है अब जी। और मैं सोचती भी हूँ कि मैं जब भी अपने आप को लाइट बॉडी में देखती हूँ गोल्डन कलर का दिखता है, इसका क्या मतलब है मैम? मैम हम देखिए सभी लोग बहुत हाई लेवल के सोल्स हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं ध्यान से, आप मैं नहीं, सभी लोग। और मैं सबको बार बार बताती हूँ कि सब लोग हो, ऐसा नहीं कि कोई एक है, वो दो है, वो चार है थर्ड आई मास्टर। हम लोगों ने नाम रखे हैं ना, वो बड़े थर्ड आई मास्टर, छोटे थर्ड आई मास्टर, कि क्या है यार, हम सब एक ही लेवल के सोल हैं। आप भी वही शिवलोक वासी हो, जैसे मैं हमेशा बता रही हूँ। बस आपके अंदर किसी जन्म में इससे रिलेटेड कोई हेजिटेशन आ गई थी, या कोई आपने ऐसी चीज फेस की थी कि आपने कहा कि मुझे किसी के सामने नहीं जाना है अब। इसलिए देखिए यूनिवर्स ने क्या किया, आपको ये संकेत इस तरह से दिया कि आपकी लाइट इस समय जब हम कह रहे हैं जलाइए, नहीं है ना, क्योंकि आपको ये लेसन सीखना है कि कैसे लोगों के सामने आना है, और वो क्या पिछले जन्म का कुछ कर्मा था उसे रिलीज कीजिए। कोई सोच आपने, हम क्या करते हैं ना, हम कभी कभी कोई एक ऐसा मन में अफर्मेशन कर लेते हैं, या एक तरह से गांठ बांध लेते हैं, या संकल्प ले लेते हैं अनजाने में, तो वो हमारे कई जन्मों के लिए होती है। जैसे इस एग्जाम्पल से समझो आप कि ऑटो राइटिंग जिन लोगों ने सीखी, अगर वो नहीं करेंगे इस समय, है ना, अगर उन्होंने कहा हमने सीख ली बस जी, बराबर पता चल गया कैसे होती है, उसके बाद घर बैठ गए, तो क्या होगा, अब किसी ऐसी धरती पे दोबारा आपका जन्म होगा जहां पे इस तरह के मैसेज की जरूरत होगी, क्योंकि आपने इस जन्म में वो चीज नहीं की जो आपको काम सौंपा गया। तो इस तरह से आपका भी यही चीज है, आपको कोई चीज, कोई गुण दिया गया। आप गाने सुन के लोग कितने खुश होते हैं, एनर्जी चेंज हो जाती है पूरी गाने सुन के। आपको इस तरह के एक गुण दिया गया, आपने उस गुण का सही यूज नहीं किया, तो इसीलिए आपके अंदर ये हेजिटेशन है, इससे निकलिए मैम, ठीक है। मैम मैं बचपन से ही अपने आप को जैसे वॉरियर के रूप में देखती थी, पता नहीं अजीब से सपने आते थे, मुझे जैसे देखिए, आप अगर मैं शांत रहेंगे फाइटर। ना, आप अगर शांत रहेंगे तो कोई एनर्जी तो कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, आपके लिए कुछ मैसेज है, लेकिन आप लगातार लगातार बोल देते हो, तो वो डिस्कनेक्ट हाँ हो मेरे जाती है। थॉट, मेरा बचपन से आप ऐसा प्लीज शांत जी हो ना मैम, शांत। तो दिमाग में मेरा चलता रहता है कुछ ना कुछ। मैम आप शांत रहेंगे ना तो कुछ मैसेज रिसीव कर पाएंगे, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, फिर भी आप आगे बोले जा रहे हो। मैं कह रही हूँ कोई एनर्जी कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, कुछ आपके लिए मैसेज है, लेकिन आप नहीं ले पाए शायद। तो जब मैं कहती हूँ ना आप शांत हो जाओ, कुछ मैसेज है, तो इसका मतलब आपको शांत हो जाना है। तो अब तो नहीं आ रहा, लेकिन एक लाइन आ गई थी कि आप जो है उनके साथ उनके किसी सैनिक के रूप में थे, चाहे आप उनके सेनापति थे रानी झांसी के, आपके अंदर वो जो भावना एक अपनेपन की है, तो वो आपको झांसी में घर दिया गया है। तो वो जो है पास्ट लाइफ जो है आपका, एक तरह से आप वहां पे कनेक्ट होते हो, आप कभी कभी मन से होते हो, कभी आप फिजिकली भी होते हो। तो जो हमारे पास्ट लाइफ की बर्थ की जगहें हैं ना, हम अनजाने में वहाँ कनेक्ट होते हैं, हम वो चीजों को पसंद करते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ की एनर्जी से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी जगह हो। तो ये हमारी पास्ट लाइफ की एनर्जी होती है, तो आपके अंदर भी वही है। आपके अंदर जो हुनर है मैम, उसे अपने घर के लोगों के साथ शेयर कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे जो है स्क्रीन पे आइए। लोगों के लिए दिया जाता है, ये जितना भी कुछ आपके अंदर गुण दिया जाता है ना, ये और लोगों के लिए दिया जाता है, तो उसको बांटना सीखिए। और जो एक आपके अंदर जो जो समझ पाई, एक क्षण में आप बोलना रुकते तो शायद वो और भी आता। आप उनके कोई सेनापति थे, किसी जगह के, किसी ऐसी आर्मी के उनके, है ना, हेड थे, तो वो इसीलिए आप वो जो है इस समय आपके साथ ये सब फील हो रहा है, ठीक है। वरना तो वृंदा जी आज बहुत अच्छा मौका है कि जब इतना अंधेरा है तो बड़ी आसानी से गा सकती हैं। हाँ 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 और क्या यूनिवर्स ने, मैंने कहा ना, मौका दिया, उन्हें बताया, लेसन है उनका ये आज का। जी। 2 लाइन गा दो चलो आप। अनम्यूट कीजिए मैम, इंदु मैम, इंदु जी। 2 लाइन गा दो जी मैम।
जरूरी नहीं है स्वतंत्रता के ऊपर हो, जो भी मन में आए इस वक्त बस गा दो। देखो लोगों को फेस करने का सबसे अच्छा पता तरीका क्या होता है? ऐसे सिंगर वगैरह जो होते हैं या भाषण दे रहे होते हैं, आप सोचो ही मत आपके सामने कोई जनता है, आप सोच लो मैं अकेला और मेरा ईश्वर, बस उसके बाद शुरू हो जाओ। अभी भी वो मैम अकेले है, अभी दिल बहुत धक 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 जोर से कर रहा है। बल्कि ऐसे में ही कुछ गा दोगे ना तो रिलीज हो जाएगा, दिल की धड़कन का जो है ना वो रिलीज हो जाएगा। देखिए अब जो आपने कहा ना, हम आप सब फील आपके कर पा साथ रहे हो। गाएंगे। हाँ, तो वो जो आप फील कर पाते हो ना, जैसे कोई अभी ये राइटिंग पढ़ी गई, बहुत सारे लोग कनेक्ट फील कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग उस एनर्जी से जुड़ पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो आत्माएं उस समय की उसमें जो सिचुएशन थी उनके साथ रही होंगी, है ना। हमारे भी तो बहुत सारे जन्म हो चुके हैं ना, तो हो सकता है मैं भी रानी झांसी के साथ किसी रूप में रही हूँ। तो जो जो लोग भी इससे जुड़ पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनके बहुत नजदीकी रहे हैं या उनके आसपास रहे हैं उस जन्म में, इसीलिए वो जो है कनेक्ट फील करते हैं या कुछ अलग वाइब्रेशन या एनर्जी फील करते हैं। जी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मैम दिल बहुत घबरा रहा है मैम, मैं भूल गई। नहीं कोई बात नहीं, आज एक बंधन खुल गया आपका। आज एक बंधन खुल गया। अब आगे से रेडी रहना कुछ ना कुछ सुनाने के लिए, ठीक है। हाँ मैम, मेरे अंदर से आ रहा था कि जब ये भजन का, जब संध्या में भजन के चल रहे थे तो मेरे को लग रहा था मुझे माधवी मैम से मैं कैमरा ऑन करके बात करनी है और भजन संध्या में क्या गाना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। नहीं कोई बात नहीं, अब आप सुना पाओगे आप, ठीक है। ठीक, जी। थैंक यू इंदु जी। अंजलि मैम रेडी है? जी अंजलि जी। सभी मैम, गुरुजनों को हाँ और सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और उन सभी सैनिकों के लिए, उन सभी शूरवीरों के लिए और शहीदों के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और 4 लाइनें गाना चाहती हूँ। मैं शुरू करूं? जी जी। वंदे वंदे मातरम, 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 वंदे सुजलाम सुफलाम मलयजशीतलाम सस्यश्यामलां मातरम वंदे सुजलाम मलयजशीतलां सस्यश्यामलां मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे आ शुद्ध ज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदल शुभ सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे वन्दे मातरं, वन्दे वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। थैंक यू। बहुत सुंदर। इससे जुड़ी मेरी एक याद है जो आपने गाया, तो मुझे एकदम ध्यान आया कि जब मैं छोटी थी ना तो मैं इसको बहुत पसंद करती थी, इस गाने को शायद प्राइमरी में शायद पढ़ती थी तब। तो मैंने इसे पूरा लिखा था और पूरा याद किया था और मैं अक्सर इसे गाती थी, इतना मुझे ये पसंद था।
तो थैंक यू मैम, ये वापस से याद दिलाने के लिए। बहुत सुंदर गाया आप। थैंक यू। स्टैंड अप लेकिन वो पूरी तरह से ना क्लियर समझ में नहीं आया, तो कहीं कहीं उसमें शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं, तो असल इसलिए में ये संस्कृत में है ये पूरा। हाँ पूरा संस्कृत में है। हाँ लेकिन हाँ। पूरी लाइन नहीं हुई मुझे, तो वो इसीलिए मैंने आगे नहीं सुनाया। गड़बड़ सुनाना अच्छा जी जी। और हाँ इसमें बिल्कुल, बहुत। एकदम शौर्य जागता है इस गाने को सुनकर, इसमें सेना और वो गाती हैं जिस इसका उसका फिल्मांकन भी बहुत सुंदर है। जी फिल्मांकन जो फिल्म में हाँ दिखाया है ना, वो बहुत सुंदर है इसका। निकल रही है और वो गा रही हैं। हाँ हाँ, वो गारी, और वो उसकी जो ड्रेस है साफा पहने ना, वो बहुत सुंदर है जी। धन्यवाद। सबके ऊपर Thank आपकी you. आवाज बहुत मधुर और मीठी, हाँ बहुत सुंदर, सचमुच। बहुत अभी सुर में गाया आपने। ना मैं भी गाने की इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन गा नहीं पाती हूँ। 2-3 बार मैंने गाया। लास्ट टाइम 15 अगस्त को मैंने वही गीत गाया जो अभी उन्होंने सुनाया था, और माधवी जी को पहले जी मैंने भेजा, तो माधवी जी ने मुझे कहा था हाँ आप यही गाइए। जी। वो असल में लय के साथ गाना भी बड़ी बात है ना, हमारी तो टूट जाएगी सांस बीच में ही क्योंकि अभ्यास नहीं है ना। जी। Thank you. थैंक यू। थैंक यू। मनोरमा जी। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। आप दोनों को, आपने वृंदा मैम, आपने उस दिन बोला था ना हनुमान चालीसा मेरे शनिवार को हो गए पूरे। आपका थोड़ा ऐसा संकल्प था, तो अब मैं इसी उपलक्ष्य में 2 लाइन आपको सुनाती हूँ। आज 15 अगस्त उस पे जी। वृंदा मैम भी नहीं दिख रही। हाँ, मैं दिख रही हूँ मैम, आपको स्क्रीन पे अपना ही दिखेगा ना। अच्छा अच्छा। जी। आपने कहा था ना शनिवार को करो वो हनुमान चालीसा, तो पिछले शनिवार को मेरे हो गए। अब तो बाकी बहुत तो भी अच्छा मैम, भोले बाबा और बजरंग बली दोनों जुड़ गए आपसे। हाँ, अब ये तो उनकी इच्छा है ना, फल तो हमें कर्म करना है, वो बिल्कुल। अब उनकी जिम्मेदारी है, हमारा काम तो हो गया। अब मैं आपको 4 लाइन सुना रही, ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेट हो गए, 11 बज रहा है। जी। आन बान आन बान म्यूट हो गए मैम। आन बान और शान है तिरंगा हमारा, इसकी खातिर हम मिट जाए, ये अरमान हमारा है। आन बान और शान है तिरंगा, हम इसकी खातिर हम मिट जाए, ये अरमान हमारा है। केसरिया बलिदान की, त्याग की निशानी, माँ बहनों की मांग की, सुहाग की निशानी। केसरिया बलिदान त्याग की निशानी, माँ बहनों के सुहाग की निशानी। अमर शहीदों याद रखेंगे, अमर शहीदों याद रखेंगे, हम बलिदान तुम्हारा। आन बान और शान है तिरंगा हमारा, श्वेत रंग है पावन भारत माँ की काया, श्वेत रंग है पावन भारत माँ की काया। सत्य अहिंसा प्रेम की निर्मल निश्चल छाया, सत्य अहिंसा प्रेम की निर्मल निश्चल छाया, उज्जल छाया। संविधान जल थल का रंग हरा, देखियो भाई
हरित माछाई आन बान है शान हमारा तिरंगा प्यारा। आओ आओ प्यारे वीरो आओ, आओ आओ प्यारे वीरो आओ। ये झंडा अब हमें ही पुकारे, ये झंडा अब हम ही को पुकारे। मिलजुल के सब यहाँ से 15 अगस्त हमारा तिरंगा लहराना है, तिरंगा लहराना है। सोई हुई चेतना को अपनी, सोई हुई चेतना को अपनी आकर यहाँ जगाना है। आन बान और शान है तिरंगा। आपको समर्पित और माधवी जी को आपके साथ ही चेतना जागृत होगी, इसलिए लाइन मैंने अपनी तरफ से जोड़ दी। बहुत देश बहुत के लिए गाना है मैम, बहुत ही सुंदर। थैंक यू मैम। आगे जी, बढ़ने की प्रेरणाएं देती रहिए। वो वृंदा मैम आपका नंबर नहीं मिल पाया मेरे को। आप माधवी दे मुझे, देगी, हाँ मुझे पिंकी जी ने दे माधवी दिया। से मांग लेना, आपको दे देगी। ठीक है, मैं दे माधवी थोड़ी देर के लिए ना गैलरी व्यू कर दो। हाँ मैम, हाँ। जी हाँ यस, जी प्रशांति मैम कहिए। आत्मवंदन माधवी मैम, वृंदा मैम, नलिनी मैम और सभी को। मैम मैं भी एक सॉन्ग गाने के लिए इच्छुक हूँ, क्या गा सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओह मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब हर दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हाथों में हाथ हाथ, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ हर दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज हर दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, हम होंगे कामयाब हर दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब हर दिन। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू प्रशांति जी। मैं ना इस बात पे क्लैप कर रही थी, ताली बजा रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी से जुड़ने के लिए आप लोगों ने कितनी मेहनत की है। माधवी भी जब शुरू में आई थी तो कितनी टूटी फूटी हिंदी बोलती थी, डरी रहती थी कि बिल्कुल गलत बिल्कुल। हो जाए, लेकिन उसको सेवा करनी थी किसी भी तरीके, है ना, तो उसने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए हिंदी अच्छी से सीखी पूरी। आज वो इतनी अच्छी गाइडेंस करती है आपको, थैंक यू। मतलब हर चीज में गाइड हिंदी में करती है वो आपको। तो ये ना मुझे एक करिश्मा सा लगता है कि आप उधर उस तरफ जहाँ पे हिंदी नहीं बोलते हैं, आप लोग वहां रहते हुए और हिंदी से इतना अच्छे से जुड़े हो, तो ये बड़ी बात है। क्योंकि अगर मैं आज आपकी भाषा सीखने जाऊं तो शायद मैं ना सीख पाऊं इतनी जल्दी, लेकिन आप लोगों ने कितनी अच्छी पकड़ बनाई है उस पे, क्योंकि लोगों से जुड़ना है, लोगों तक पहुंचना है। तो आप सब दिव्य आत्माओं को दिल से नमन है मेरा कि आप लोग इतनी कोशिश करते हैं। शायद इसीलिए जो है हम लोग इतनी तरक्की कर पा रहे हैं, इतना आगे बढ़ पा रहे हैं आप सबकी वजह से। तो थैंक यू सभी को। जी थैंक यू मैम। ललिता जी।
आत्मवंदन। मैं भी आत्मवंदन। गाना सुनाऊंगी, ये ऐ मेरे प्यारे वतन। वो तो आप नहीं भी सुनाते तो हम डिमांड कर लेते। जी। एक सेकंड में उसके लिरिक्स निकाल लूं। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको, उतना तड़ पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर ना पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़ोनों की कसम। हम जहाँ पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। थैंक यू। थैंक यू ललिता जी। आप जब ये गा रहे थे ना, जी। तो पता नहीं क्यों मुझे उस गाने का विजन दिख रहा था। हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, ये जहर गाना मेरे चुपके को से ये दवा मैं जान के खाए ये होगा। गाना मैंने पहले सोचा था मैम। तो मुझे ये ऐसा लग रहा कनेक्ट था हो कि गया आपसे।
हाँ, मुझे वो लगातार विजन दिख रहा था, वो बंदा जो गाते हुए बैठ के टिका हुआ है ना, गोली लगी हुई है, वो मुझे लगातार दिख रहा था। मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, होके मजबूर मुझे। ये गाना मैंने सोचा था तो इसीलिए मुझे आपको ऐसा दिखा। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है इस गाने को आप तैयार कर लेना, क्योंकि जो इस गाने में जो उन जाते हुए लोगों की जो भावनाएं है ना, जी जो वो हमें बता रहे हैं, वो बहुत अच्छे से बताई हुई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले सेशन के लिए आप ये गाना तैयार कर लेना, जरूर होगा तो कर। ठीक है जी। आपने टाइम थैंक यू। देखा 11:11 था। हाँ, मैंने हाँ देखा हाँ, था। बिल्कुल। तो यही तो बात है ना, यही इसी तरह यूनिवर्स हमें कनेक्ट करता है, मैसेज कनेक्ट देता है करता हमें। है। हाँ, तो यस, ये थैंक यू, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक थैंक यू। समय था ना जब ऐसे गाने बना करते थे, भजन बना करते थे, देशभक्ति के गाने में। अब थोड़ा सा कम हो गया, ये सब बहुत रेयर होता है आजकल। ये म्यूजिक होता था मैम, वो सिर्फ सिर्फ वोकल पे ज्यादा एम्फेसिस होता था, और जो सिंगर्स थे उनकी वॉइस क्वालिटी इतनी होती थी, इतने रियाजी होते थे वो लोग, और पूरा का पूरा सोल स्टीयरिंग होता था। अभी भी सुनो तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। और उन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस होता था ना, वो जो मैंने ये सब स्टोरीज पढ़ी है, कि वो अड़ जाते थे कि नहीं, ये गाना ऐसे ही जाएगा, ये गाना हाँ जी, ऐसे ही म्यूजिक के साथ जाएगा, या सुर के साथ जाएगा, या शब्दों के साथ जाएगा। तो वो जो एक एनर्जी थी ना, वो अब जो है असल में प्रोफेशनल ज्यादा पूरा हो गए ना, पहले ऑर्केस्ट्रा हाँ। साथ में होता था मैम। हाँ, भावना से वो लोग जुड़ते थे ना अपनी पूरा चीजों से। ऑर्केस्ट्रा साथ में होता था, पहले हम्म। रियाज होते थे, पंचिंग नहीं होती थी। हाँ यहाँ हाँ, पंच अब तो पंच कर बहुत दिया, कुछ ये कर दिया, बदल हाँ। गया, हाँ। टेक्निक्स आ मशीन गई। मशीनी हो गया ना बहुत कुछ उसमें। हाँ, तो इसीलिए पुराने गानों में भावना ज्यादा है, हम उनसे ज्यादा जुड़ पाते हैं, याद कर पाते हैं। कभी भी याद करना, आपको कोई गाना होगा ना, पुराना ही याद आएगा, नया हाँ, कोई नहीं याद आएगा। हम भी तो पुराने हैं। सोल है पुरानी, ऐसा ऐसा कह एंशियंट। सकते हैं। हाँ बिल्कुल। थैंक यू, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू फॉर दिस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको भी, सभी को जी। किसी और का गाना नहीं है तो मैं निधि जी है ना, निधि निधि ने। धवन, निधि धवन। हाँ, सॉरी, मैंने देखा नहीं। हम्म, मैम अनम्यूट कीजिए निधि जी, वीडियो भी yes, ऑन कर लीजिए। वीडियो भी खोलना होगा। हाँ, आ गए हैं। आत्मवंदन मेरा आप सबको। आप- मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम इंतजार करते हैं कि इस सेशन हो और हम कनेक्ट हो, उसके हम इंतजार करते हैं। मैं फिर माफी चाहूंगी, मेरा ये कैमरा जो है वो खराब है, मैं धुंधली दिख रही होंगी बट दिख रही होंगी। नहीं मैम, धुंधले नहीं दिख रहे, दिव्य प्रकाश में दिख रहे हो आप। बहुत सुंदर धन्यवाद। रोशनी में दिख रहे हो आप जी। हाँ, इतना अच्छा लगा है मेरे को ये सब सुन के। मुझे भी अपने बचपन का याद आ गया। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे टीचर ने हम लोग को एक गाना सिखाया था, जिस गाने में ये था कि जितने भी देशभक्त हैं हमारे, वो निकल रहे हैं और सब वही स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम सब बने थे क्रांतिकारी। तो वो गाना जो सिखाया, तो वो ऐसा था कि वो धुन आज तक मेरे दिमाग में, वो 4 लाइनें कभी नहीं भूली, और वो दिन रात गाती थी। गाना वो कुछ इस तरीके से था, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है, हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों से लड़ना है। तो ये 4 लाइन मेरे जहन में दिन रात गाती रहती थी। कुछ लाइफ ऐसी आई आगे बढ़ के कि वाकई में तूफानों से लड़ी। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में काफी तूफान आए, बट मैं लड़ी। तो एक टाइम ऐसा आया कि पापा मुझे झांसी की रानी बुलाने लगे। कहते थे कि झांसी की रानी जिस प्रकार लड़ी थी ना,
अपने बेटे को पीठ पे लेके, तो तुम अपनी बेटी को लेकर के लीड कर रही हो। और मुझे बहुत गर्व है कि तुम किसी से सहारा नहीं मांगती हो, किसी से हेल्प नहीं मांगती हो। सेल्फ मेड रही मैं, बहुत मेहनत करी, बट झुकना नहीं आया। बस यही एक चीज थी जिंदगी में। और ये गाना मुझे हर पल याद रहता रहा। और जब कभी मैं थोड़ा परेशान होती तो वही गाना याद आता, हमें उन राहों पे चलना है जहां गिर। क्या पता था वो बचपन का सिखाया हुआ गाना जो मैं हर पल गाती थी, वो मेरे को हर पल मेरे लिए मददगार साबित हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी बस मैं आपसे मैम, यही कभी कभी जी कभी ना हमारे ये लेसन्स होते हैं, और जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत सारी चीजें याद रह जाती हैं, बहुत भूल भी जाती हैं, लेकिन लेसन्स जो होते हैं ना वो हमें अट्रैक्ट करते रहते हैं। हमें जो सीख लेनी है, जो चीज हम करने आए आत्मा के लेवल पे, आपका शायद यही लेसन था, कॉन्फिडेंस का, अकेले बढ़ने का आगे, है ना। तो वो आत्मा करती है अपने, वो कोई भी सिचुएशन ऐसी आ सकती है, आपको कभी भी अकेला छोड़ा जा सकता है। तो आत्मा जो सीखने आई है ना, उसके लिए क्रिएट किया जाता है सब कुछ, क्योंकि आपने कहा कि मुझे सीखना है। तो इसलिए वो सीखना चीजें है। है, जिस दिन आप ये चीज, आप मैंने कहा ना, अब क्या काम कर रहा है, अब इंटेंशन काम कर रहा है। अब आप जो इंटेंशन दोगे उस पे काम होना शुरू हो जाएगा आपके लिए। तो इसीलिए अब जो है इंटेंशन अच्छी कर लीजिए, जो भी आपको अफर्मेशन चाहिए, जो जीवन में चाहिए, उसके लिए आप जो है अब काम शुरू कीजिए। जो सीखना था वो आपने सीख लिया, कह दीजिए यूनिवर्स को कि जो भी मैं सीखने आई थी वो मैंने सीख लिया है, अब मैं आगे बिल्कुल बढ़ गई हूँ। तो देखिए फिर और बिल्कुल भी बहुत बड़े चेंज आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ और सीखा है मैंने। जी, और ये और लाइनें सचमुच बहुत जोशीली हैं। जब इसे पढ़ो या सुनो तो जोश मैम, आता है जब ना। ये गाना सीखा था मैंने, हमको टीचर ने हम्म, सिखाया, तब मैं इनकी इतने गहराई को नहीं समझती थी, बच्ची थी तो हम्म, गहराई को नहीं समझती थी। बट इसकी धुन मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि वो हाथ में तिरंगा लेकर के चलना और बोलना, हमें उन राहों पे चलना है। हम्म, तो वाकई उन राहों पे चलना बहुत अच्छा है, गर्व की बात है। बट जब वो मीनिंग समझ में आया, जब मेरी जिंदगी में कुछ चीजें आई, तो उन चीजों को मैं समझती गई कि क्या जो मैं गाना बचपन से गाती थी, गुनगुनाती रहती थी हर टाइम पे, तो वो क्या मेरे को एक लेसन बन के मेरी लाइफ में आया। और जब मेरे को परेशानी हुई तो उसी ने मुझे उठाया। तो 2011 में मैम, काफी मैंने कुछ लाइफ में देखा। तो पहले तो परेशान होती थी थोड़ा, एक पल आया था बहुत परेशान हुई, बट 2011 में मुझे नाड़ी पत्रिका के द्वारा पता लगा कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। हम्म। तो मेरा ही फॉल्ट था मैम, पिछले जन्म में। हाँ, तो मैंने कहा ना, उससे ही रिलेटेड चीजें हम क्रिएट करते हैं मैम, और फिर जी भूल जाते हैं ना, तो इसीलिए एनर्जी वाइज हम वो चीजें नहीं रिसीव कर पाते, तो हाँ, इसलिए तो साक्षी भाव। बिल्कुल, तो जी। जब मुझे वो चीजें पता लग गई कि मैं कौन थी, मैं क्या थी और मैंने क्या क्या किया है, तो उसके आगे लगा कि नहीं, अभी तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला था नियर अबाउट 50 ईयर्स की एज तक तुम्हें इन चीजों का भुगतान देना है। तो मैं भी फिर रेडी हो गई कि हाँ, 50 ईयर्स तक तो मेरे पास भी एक वर्क मिला कि हाँ, मैं तब तक ये मुझे चीजें निपटा चुकी होंगी, मैं तब तक मेरी फेसिंग चलेगी, कोई बात नहीं। बट ये चीज मैम, जो हमें हमारा पास्ट पता लग गया, और वो मेरे लिए लाइफ को लीड करने में बहुत हेल्पफुल रहा, बहुत हेल्पफुल रहा। और अब मेरे को लगता है कि अब जो लीडिंग टाइम शायद आ ही गया है। कवर किया तभी मैं आप लोगों के कनेक्शन में आई हूँ। जी। ऊपर वाले ने भी एक वो दायरा बनाया होता है कि आप वहां तक तब तक नहीं कनेक्ट हो सकते हो जब तक आप अपना पूरा बकाया चुकता ना कर दो। तो शायद मेरा चुकता करने का टाइम आया है, तो मैं कनेक्ट हूँ आप लोगों के साथ। बस जी मैम। यही चाहती हूँ कि बाकी की जितनी लाइफ है उसको मैं यूं व्यर्थ नहीं गवाना चाहती हूँ, क्योंकि वो राहों वाला जो गाना है वो मेरे को अभी तक इंस्पायर करता है। और अब ऐसे लगता है कि अब मुझे दूसरों के लिए जीना है। अभी तक मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने अपने लिए, सबके लिए कुछ किया। वो मेरी ड्यूटीज थी, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में सबके साथ बहुत कुछ किया था, अब वो सब कवर अप हो रहा था, तो वो मैं अपना ड्यूज दे रही थी। लेकिन अब आगे की जो जिंदगी है, तो मैं उसको चाहती हूँ कि कुछ करूं,
बट वो फ्यूचर नहीं पता लगता मैम। पास्ट तो हम पता कर लेते हैं, बट फ्यूचर में मुझे फ्यूचर कहाँ जाना है। फ्यूचर क्यों जानना है आपको? फ्लो में रहना है ना, जो फ्लो में रहना है, जो फ्लो में रहते हैं वही मंजिल जल्दी पाते हैं। अभी अगर देखिए फ्यूचर में अगर जो जो लोग इस तरह का क्या करते हैं, कई लोग ये जो विद्या है हम सबके पास, मेरे पास, वो विद्या को फ्यूचर जानने के लिए भी वो करते हैं कि प्रिडिक्ट कीजिए, बताइए। मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि हमें नहीं जानना है ना फ्यूचर। मान लीजिए कि फ्यूचर बहुत अच्छा है तो बड़ी खुशी होगी, लेकिन फ्यूचर में कुछ गलत है तो फिर क्या करेंगे, है ना? तो फ्यूचर यूनिवर्स देखिए आपकी इंटेंशन पे जाएगा, आपकी भावना पे जाएगा। आप जितने भी हाई एनर्जी सोल्स होते हैं उनके जीवन में स्ट्रगल बहुत आते हैं अक्सर करके। बहुत सारे आसपास ऐसे लोग आते हैं एनर्जी वाइज, जिनको हमें लगता है कि क्यों आए, हमने ऐसा क्या किया, सवाल आता है हमारे मन में। तो जितना ज्यादा हाई लेवल की सोल होगी उतने ही ज्यादा आप कनेक्शन लेके आओगे कि जल्दी पार हो, ताकि मैं अपनी यात्रा कर पाऊं जिसके लिए मैं जन्म ले रही हूँ बार बार। तो इसीलिए जो है आपने भी वही किया। आपने जो भी आपके कर्मा थे वो डिलीट करने थे, वो सारे जो है आपको, क्योंकि आप जब तक रिसीव नहीं करोगे तो रिसीव क्यों करवाया जा रहा है, वो एनर्जी जानने के लिए कि जब हम किसी को दुख देते हैं ना तो हम अपनी पावर में होते हैं, तो उस उनके आंसू की वैल्यू नहीं कर पाते हम, या उसके अंदर जो आत्मा पे बीत रहा होता है हम वो नहीं जानना चाहते हैं, हम अपनी पावर दिखाते हैं। तो आपको रिसीव इसीलिए करना होता है कि जब आपने वो कर्मा किया, वो आत्मा ने क्या दुख झेला या वो किस दुख में थी, वो अब आप फील करो, है ना? उसके लिए भी यूनिवर्स ने कहा है कि 100% नहीं दूंगा, 40, 50, 60% दूंगा। वो 50%, 40% भी रुलाने पे मजबूर करता है हमें, हम रो देते हैं उस पे भी। तो इसीलिए जो है मैं हमेशा से कह रही हूँ कि कर्मा और जो लोग हमारे साथ आए हैं वो आपको दुख देने नहीं आए हैं, वो अपना दुख बताने आए हैं कि भाई जब तुमने हमें दुख दिया था तो हम इस सिचुएशन में थे, तो उसको आप फील कर लो एक बारी। हम क्या करते हैं, हम फील तो करते हैं लेकिन हम विरोध भी शुरू करते हैं। क्यों आए, किस लिए आए, लड़ाई झगड़े, कुछ अपशब्द, है ना, कुछ बाता बाती, हम ये कर रहे होते हैं। इसीलिए जो है यूनिवर्स ने जो है हमें ध्यान की ओर मोड़ा है, हमें इन सब एनर्जी से जोड़ा है, हमें इतने अच्छे गुरु से जोड़ा है कि हम जो है अब समझें कि हमें साक्षी भाव में रिसीव करके अपनी आत्मा की आगे की यात्रा पे जाना है, ना कि यहाँ पे अब वापस 84 का फेरा करना है ना? इसीलिए आप बिल्कुल जो है सबसे जुड़े हो। बिल्कुल। जी। एक चीज और कहना चाहूंगी, जो चीज मेरे को थोड़ा सा मतलब वो कहते हैं ना क्यूरियोसिटी बढ़ाती है जानने के लिए कि क्या है वो चीजें। मैं एक रात का किस्सा बता रही हूँ। रात में अचानक से मुझे हल्की सी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे हार्ट के आगे एक दीपक जल रहा है। मेरे हार्ट के आगे एक दीपक जल रहा है। मैं मानती हूँ पिछले जन्म में मैंने वाकई बहुत बुरे काम किए थे, मैं एक्सेप्ट करती हूँ किए होंगे। तो लेकिन इस जन्म में मैंने कोशिश किया है कि मैंने बचपन से ही अपने आप को भगवान के हवाले करके रखा हुआ था। मैंने अपनी डोर उनके हाथ छोड़ के और आगे बढ़ती थी। जैसी आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी इच्छा। तो साईं बाबा की मुझ पे बहुत कृपा रही है। मैं महाराष्ट्र में कुछ साल रही हूँ, वहां से मैंने बीएड किया। तो उस टाइम पे मेरे ऊपर साईं बाबा की इतनी कृपा रही है कि मैं कुछ एक्सप्लेन क्या करूं कि मैंने उनको नहीं देखा था पहले, ना जाना था, बट उनको देखा, साक्षात दर्शन हुए और सब बहुत सारी फीलिंग्स हैं उनकी। और ये समझ लीजिए कि एक पिता की तरह मेरा हाथ थाम के मेरे को आगे आगे बढ़ाते गए और मेरे को किसी के आगे परेशान नहीं होने दिया। अब बट अभी ये कुछ साल पहले की बात है, 6 साल पहले, तो मेरे को एकदम हार्ट के आगे एक दीपक सा जलता हुआ दिखा। तो मेरे को लगा ये मैं क्या देख रही हूँ। तो मैंने वाकई में थोड़ी सी आंख खोली तो वो मुझे जलता हुआ दिखा और वो मैं लेटी हुई हूँ और मेरे चारों तरफ वो चक्र काट रहा था। उसको मैं देखती रही 2 सेकंड के लिए कि ये इधर से दीपक घूम के गया, इधर से आया, फिर इधर से गया, इधर से आया, राइट टू लेफ्ट टर्न करा वो। उसने मेरे इर्द गिर्द चक्कर काटे तो वो मेरी जो हार्ट है वो ऐसे नहीं, जैसे कोई गांठ बांध के रस्सी से प्रेस कर रहा है हार्ट को। तो वो इतनी कस के प्रेस होता जा रहा था और मैं वो आंख खोल करके उस दीपक को देखती जा रही थी। ये मुझे लगा मैं रियल में ही देख रही। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरे को सांस भी रुक रही थी, दम भी घुट रहा था, तो मैंने एकदम से आंख बंद करी और मैंने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। और
जितनी जैसे जैसे पढ़ती जाऊं वो टाइट हो गया था, टाइट टाइट इतना टाइट हो गया कि वो एकदम से ब्लास्ट हो गया, जैसे पटाखा फूटता है मैम, पटाखा फूटता है वैसे वो हार्ट के इधर से एकदम से ब्लास्ट हुआ और मेरी हल्की सी आंखें खुली और चारों तरफ चिंगारियां थी, मेरे चारों तरफ चिंगारियां थी और मुझे ऐसे लगा मैं नहीं हूं और गुम हो गई मैं, एकदम से मेरी आंख क्लोज और मुझे कुछ नहीं पता फिर आगे क्या हुआ। फिर जैसे ही मुझे होश आया तो मैं धीरे से, मेरे को लगा हाँ मेरी सांस चल रही है, सांस चल रही है। फिर मैंने आंख खोल के धीरे धीरे देखा तो मेरे आसपास कुछ नहीं था, तो मैं देख रही हूँ, फिर उठ के बैठ के मैंने देखा, बट वो क्या चीज थी। मैम आप ही ने कहा ना ब्लास्ट हो गया, तो कुछ पुराना खत्म कर दिया ना, जो अंदर दबा पड़ा था, जो एक हाँ मैम, कभी और। चिंगारियां जैसे वो सतरंगी चिंगारियां होती हैं, हाँ चिंगारी हाँ हाँ। जैसे पटाखे की और सात रंग निकलते हैं इससे सतरंगा, तो वो सारे कलर्स भी दिखे मुझे ऐसे करके ब्लास्ट होते हुए और चिंगारियां उठी कस के। असल में उसके बाद यूनिवर्स बहुत मेहरबान है हम सब पे। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, सिर्फ आप जो इंटेंशन दोगे ना उस पे काम होगा। तो आपके अंदर जो भावना थी ना एक, कि भाई अब मुझे वो खत्म करके अब आगे बढ़ना है, लोगों के लिए भी जीना है, काम करना है, जी तो जी आपके अंदर जो पुरानी एनर्जी दबी हुई थी उस एनर्जी को निकाल दिया गया, सबको खत्म कर दिया गया। ओके। वो जो है वो है, जो कहते हैं ना दबा हुआ बहुत जन्मों जन्मों का है ना मसाला, तो बहुत सारा कुछ अभी भी दबा हुआ है जो नहीं निकला है। तो वो इस तरह से यूनिवर्स ने आपके लिए रास्ते खोले हैं। क्योंकि मैं ब्लॉक का होता है हार्ट चक्र ब्लॉक है तो ऊपर नहीं जा पाओगे। जब तक ये नहीं खुलेगा ना, ओपन नहीं होगा, तब तक ऊपर का रास्ता नहीं मिलेगा। रास्ता भी खुला है लेकिन ये हम खुद ब्लॉक कर रहे हैं। तो हाँ जैसे ही ये, यहाँ के ब्लॉकेज खुलेगी आप आगे बढ़ जाओगे अब। क्योंकि जब से मेरे साथ वो इंसिडेंस हुआ मैम, हम्म उसके बाद से जैसे नहीं होता है कि मैं बहुत ज्यादा ही डाउन टू अर्थ, मतलब फिर मुझे किसी का गुस्सा गुस्सा भी नहीं दिखता था, हम्म। ना मुझे सच, मतलब नहीं होता है सही गलत मेरे को नहीं जानना था, जो हो रहा है बस होने दो, जो चल रहा है हाँ, बस चलने वही दो। वही हार्ट चक्र, यही तो ओपन होना बोलते हैं ना, इसी को तो हाँ ओपन होना, खुला होना यही बोलते हैं। कि जब आप सबको इक्वल देखने लगते हो, आपको समझ आता है कि यार नहीं, ये भी तो एक आत्मा है ना। तो वो जी चीज जी। आप में अब आई है, तो इसीलिए वो ब्लॉकेज सारे हटा दिए गए। और अब आपको रोशनी दिए, कि रोशनी जो दिखाई दी वो एक तरह से ईश्वर ही थे, परमात्मा ही थे, जो आपको उस समय एनर्जी दे रहे थे उस चीज के लिए, कि आप इसे निकालो, खत्म करो आप। तो मैं, जी ये होता है मैम, जब भी कोई चीज, अगर कोई चीज ने जड़ बना ली है तो उसको खींचने में तो तकलीफ होगी ना, जब वो निकाली जाएगी तो बिल्कुल। वही तकलीफें जीवन में भी होती हैं, चक्रा में भी होती हैं। आपको इस तरह से फीलिंग आई, ये यूनिवर्स ने आपके लिए काम किया, तो आप जब आप कहोगे ना मैम कि मुझे बाहर से चाहिए, कोई कोई और बताए मुझे इस चीज को, तो आपको बाहर ही ढूंढना पड़ेगा, बाहर ही मिलेगा फिर। लेकिन जब आपने उनको समर्पण कर दिया कि बस तू ही है जो भी है, तो जब जब आपको जिस जिस चीज की जरूरत होगी प्रोवाइड कर देंगे वो। बस इतना आसान है, बहुत आसान है इन हाँ सब से मैम, जुड़ना। उस वक्त तो मेरे मन में यही आया था कि भगवान ने मेरी लाइफ को चेंज किया, एक नया प्रकाश मेरे जीवन में वो भर रहे हैं, बिल्कुल एक नया प्रकाश आया है मेरी लाइफ में, बिल्कुल ये मैम, सोच एंजॉय के। कीजिए इसे। और लोगों के लिए काम शुरू कीजिए, ध्यान से खाना शुरू कीजिए सबसे पहले, शाकाहार फैलाइए, जो भी मैम कर पाए, कोशिश है बुक्स अगर मेरी, रीड कर पाए। मुझे आगे जी सफर तय करना है, बस उसकी तैयारी कर रही हूँ। बिल्कुल, ध्यान करिए, शुक्रिया। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करिए, धीरे धीरे रास्ते समझ आने लगेंगे, ठीक है। जी जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू मैम। वैसे भी वृंदा जी कहते हैं ना कि भविष्य की चिंता नहीं करना, क्योंकि वो तो नहीं ब्लाइंड कर। है, अंधा हम्म कुआं है। और इन्होंने कहा कि पास्ट तो दिखता है पर फ्यूचर का कुछ नहीं मालूम। तो जो आप आज बीज बोओगे ना निधि मैडम, वो ही पेड़ उगेगा कल भविष्य में। फ्यूचर। कैक्टस बोओगे तो कांटे ही उगेंगे, आम का पेड़ बोओगे तो आम ही मिलेंगे, है ना। तो आपका फ्यूचर सारा बेस्ड है आज पे, वर्तमान पे। गॉट इट। मैम म्यूट है आप, आप निधि मैम। अनम्यूट कीजिए। हाँ मैं जी। कह रही हूँ हम सभी एंजल्स हैं और हम सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं। अगर हम जी सेब हैं तो सेब के ही बीज हैं और आगे सेब ही निकलेगा।
ये मैं जानती हूँ। और सब में स्टार्स है, जब हम सेब को बीच से काटते हैं तो उसमें स्टार आता है, तो हर सेब में स्टार होता है, इसलिए हर इंसान में वो सब कुछ है। जो परमात्मा ने एक को दिया वो दूसरे के पास भी है, बट उसको फाइंड आउट करना है कि वो हम कैसे करेंगे। जी, आत्मवंदन। निधि मैडम, जहाँ तक मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ जो मैंने पढ़ा या जाना है, जो विशुद्धानंद बाबा करके एक थे, जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी उनको लिखा गया है थोड़ा बहुत अर्ली स्टेजेस। उसके बाद उन्होंने बहुत साधना की, उसके बाद उन्होंने उनका एक किताब लिखा है जो सूर्य विज्ञान करके एक है, जिसमें लिखा जाता है कि सूर्य के जो किरणें होते हैं, ये बड़े बड़े संत जो है उसको अपने सोल में समेट लेते हैं, अपने बदन में ले लेते हैं। और उनके पास एक ग्लास था, जो मतलब जो हम देखते हैं किसी चीज को एक्सपैंड करके देखने के लिए, ऐसा पकड़ने के लिए, वो मैग्नीफाइंग ग्लास। ग्लास, हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास, उससे किरणें से लेके इन्होंने सबको अलग अलग चीजें मैनिफेस्ट किया उन्होंने, कि एक वुड का टुकड़ा लेके उसमें कुछ और बना देना। तो उसको सीक्रेट रख दिया, बाद में उन्होंने सबको दिखाया, इवन अब्रॉड से बहुत जो ब्रिटिशर्स आए थे वो लोग भी देखा, डॉक्यूमेंट किया, बट वो किसी को बता के नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने इतना बताया कि जो आप समझते हो वो एक चीज में सभी चीज है। मतलब आपको लगता है यहाँ पर एप्पल नहीं है, बट आपके हाथ में एप्पल है। जो रियलाइज हो जाता है वो हर एक जगह में हर एक चीज का कण है। मतलब हमको लगता है यहाँ कण नहीं है, बट वहाँ हर एक एटम में पूरा सृष्टि का हर एक टाइप का एटम है। अगर चाहे तो वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो एप्पल चाहे तो एप्पल मैनिफेस्ट ऐसा होता है क्योंकि वहां पर है, बट हमको दिखता नहीं। अगर हम चाहे तो एप्पल का हर एक जो सृष्टि होता है वो बना सकते हैं। वो प्रूव करने के लिए किया था उन्होंने। और लोगों ने पूछने के बाद ये कैसे किया है, वो बताया है कि सूर्य के किरणों में 360 डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स आते हैं। जी। तो अलग अलग कलर्स आते हैं। वो कलर का एक लैंग्वेज है जो हम नहीं जानते हैं, जो सूर्य विज्ञान में शंबाला में सिखाया गया, उनको सिखाया गया था। तो वो एक जो किरणें होते हैं अपने बदन को भी इफेक्ट करता है, ऑब्जेक्ट को भी इफेक्ट करता है, और सारे सृष्टि में जितने भी चीजें बनी है इस सौर मंडल के अंदर, उसी किरणों से बना हुआ है। एक कैसा बना है हमको नहीं पता, वो इन डिटेल वो उन्हीं को पता होगा, बट इतना बताया था कि 360 डिफरेंट टाइप्स ऑफ किरणों से हर चीज बनाया जाता है इस दुनिया में। तो लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह जब पानी डालते हैं सूरज को, तो जब सूर्य को देखते हैं, जब डालते वक्त ये देख लो कि वो सूर्य जो है राइज कर रहा है, तो धीरे धीरे पानी डाल रहे हो टपक टपक के, तो बूंद में से भी किरणें जो है स्प्लिट होता है, जैसे कि प्रिज्म की तरह। वो किरणें कलर्स जो है दिखते हैं, आपके, कलर्स हाँ, फील कलर्स होते हैं। दिखते हैं ना, वो कलर्स हाँ। अपने बदन पे, अपने पैर पे, सगी, और इवन आंखों पे भी देखने के, जस्ट देखेंगे तो भी आपके आंखों से आपके बदन शरीर के अंदर चला जाएगा। तो वो अपने आप को हील करेगा करके है। तो मेरा ये है कि जो आपने किरणें देखे, वो कुछ तो आपको बेनिफिट किया है, जो आपका सोल के लिए बेनिफिट किया है करके मेरा मानना है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मैम। मैम कोई गाना नहीं है, कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को आने के लिए। आप अनम्यूट हो मैम, नलिनी मैम। आप गुनगुनाइए ना कुछ। अच्छा, स्पॉटलाइट में मैं हूँ अभी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम। हो जाए। जो आता है वही गाती हूँ मैम। या। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर से लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बन। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। धन्यवाद, थैंक यू। बिल्कुल। बहुत सुंदर है और मुझे मीठी भी लगता आवाजें है आपकी कमाल है यार। हाँ, और मैम इससे सुंदर मैसेज हो नहीं सकता आज का लास्ट। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक। जी, थैंक यू आप भी माधवी। गुनगुना दो ना कुछ। अरे बस आज बंद करते हैं, खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू आने के लिए नलिनी मैम, थैंक यू। एंड थैंक यू वृंदा मैम, आज ही जो सिचुएशन था फिर भी आप आकर इतना अच्छा मैसेज दिए, थैंक यू। ललिता मैम आपको भी थैंक यू, सभी लक्ष्मी को मैम थैंक यू, सभी को थैंक यू, थैंक यू। कल मिलते हैं, तब तक सभी को शुभ रात्रि, धन्यवाद।